हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज जो है वो सब तक क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो आज देखिए हम राजस्थान बोर्ड और राजस्थान बोर्ड की जो क्लास 9th है, क्लास 9th की किताब न्यू वाली आप सबके पास में होगी। और क्लास 9th की जो ये आरबीएसई बोर्ड की जो न्यू वाली किताब है, उस न्यू वाली किताब में हम क्या कर रहे हैं कि मेरा पर्पज ये है कि मैं आपकी ये जो दोनों किताबें हैं क्लास 9 और 10 की, वो आपसे पढ़वा लूं। सबसे पहले तो उनको क्लियर करवा लूं, और अगर आप वो पढ़ के जाएंगे तो टेस्ट सीरीज के बहाने जो है, अगर आप वो पढ़ के जाएंगे तो उसका फायदा ये हो जाएगा कि आपका जो है ऑथेंटिक कंटेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरा ये है कि इस किताब को पहले तो देखो, आज की क्लास का जो मैं तरीका बता देता हूँ वो आपको बताऊं कि पहले तो मैं आपके एमसीक्यूज करवाऊंगा, लेकिन बीच में एमसीक्यूज के साथ में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताऊंगा या कुछ ऐसी चीजें भी बताने की कोशिश करूंगा जिससे कहानी के रूप में चीजें आपके दिमाग में बैठे। वो ठीक रहेगा। जैसे मान लो कि 4 क्वेश्चन हमने किए, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन जो है हमने किए, और उससे हमें पता लगा कि 1857 की क्रांति का एक कारण जो था वो अंग्रेजों का आंतरिक राज्यों में हस्तक्षेप था। तो आंतरिक राज्यों में अगर अंग्रेजों का हस्तक्षेप था तो मैं उसकी एक कहानी आपके दिमाग में फीड कर दूंगा। उसमें मैंने आरबीएससी के फैक्ट्स भी डाल दिए हैं, और उसमें मैंने और भी चीजें जो मुझे बतानी है, ठीक है ना, और भी चीजें बतानी है, उनकी भी चीजें मैं ऐड कर लूंगा ताकि वो कहानी के रूप में याद रहे। जैसे अभी आपको पता होगा कि सेकंड ग्रेड का कोई पेपर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा कि 1818 की संधियां जो हुई थी, है ना, 1818 की संधियां हुई थी, तो उसमें अंग्रेजों का कौन सा अधिकारी जो था जो राजपूताना के राज्यों के साथ में 1818 की संधियां कर रहा था। तो वो 1818 की संधियां क्या थी, उसके क्या लॉजिक थे, क्या चीजें थी जिससे सवाल पूछे जा रहे थे, मैं वो भी इनडायरेक्टली आपको इसके साथ में ऐड करके बताऊंगा। बस आपको सुनते जाना है, और आप कहीं पर नोटबुक बना रहे हैं तो उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो सब लोग 1-2 मिनट का और वेट कर लेते हैं। काफी लोग और जुड़ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है व्हाट्सएप पर भी। तो एक बार जब वो जुड़ जाते हैं 1-2 मिनट, तो अपन जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सभी यहाँ पधारे हैं तो देखिए इस बहाने सेशन अपना। अच्छा, एक चीज और है, कल कल फिर 11 बजे, कल फिर 11 बजे आपके सेकंड चैप्टर का टेस्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? एक चीज और नोटिस कर लो, जो ये राजस्थान बोर्ड की जो किताब पढ़ रहे हैं उसमें कल फिर आपके जो है 11 बजे आपका जो सेकंड चैप्टर है आरबीएससी की इस किताब का, उसका कल 11 बजे टेस्ट है। तो आपको रेडी रहना है। ऐसा नहीं है कि कल जो है चीजें आपकी जो है मिस हो जाए। चलिए, बाकी सब ठीक है। अब थोड़ी ठंडी भी कम हुई है, ठीक है ना। शुरुआत करें। हेलो, नमस्कार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आई होप जो है सभी लोग ठीक होंगे और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर जल्दी नहीं देना है। देखो, शुरुआत में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रखे हुए हैं। ये सभी किताब, ये जो बुक है ना, ये 9th और 10th की किताब जो एमसीक्यूज में, और जो मैं डिटेल में बताऊंगा, मैक्सिमम सवाल आपके राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के यहीं से आएंगे। राजस्थान के मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा सवाल आते हैं। किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिए, आज का जो ट्रेंड है, तो राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत ही होती है 1857 की क्रांति से। आधुनिक राजस्थान के इतिहास की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। तो 1857 की क्रांति से राजस्थान के एकीकरण तक उसके आपके टेस्ट हो जाएंगे। और इस बहाने में आपको राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री इतनी डीप में बता दूंगा इस टेस्ट के माध्यम से कि आप सुन के आपकी कहानी बन जाएगी कि हाँ भाई, ये सीधे सीधे सवाल यहां से आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधे सीधे सवाल आपके वहां से आएंगे। बस आपको जो है अब बने रहना है टेस्ट सीरीज में, और फॉलो कर लो मुझे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अब काफी लोग आ भी गए हैं। एक चीज और बता देता हूँ, शुरुआत में कुछ जो है वो चीजें इजी है, कुछ सवाल इजी है, फिर आगे जो है टफ होते जाएंगे, ठीक है ना। और मैं बीच में बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा, तो कोई ऐसा नहीं होगा कि सर डिस्कशन करने, क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट होगी तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, और आपको जो है सबको उत्तर देना है। और मैंने ये किताब हालांकि पढ़ा भी रखी है, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, राजस्थान में मराठों द्वारा प्रथम बार किस रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया था? ठीक है ना। मैं पोल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये रहा आपके सामने पोल। पोल आया ना आपके सामने? पोल आया? हाँ,
ये पहले इजी सवाल है, पहले बहुत इजी सवाल है, उसके बाद में जो है अपन आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें टफ होती जाएगी। पहले बहुत ही इजी सवाल है, बिल्कुल। और जैसा कि सबने कहा कि जो है आंतरिक मामलों में अगर हस्तक्षेप करने की बारी आए तो उसमें जो है बूंदी रियासत, अब आप सब जानते होंगे कि ये घटनाक्रम क्या है। मैं आपको बताऊं इसमें चीज क्या है कि बूंदी में पारिवारिक झगड़ा हुआ था, उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ था। तो बूंदी में जो वहां के राजा थे बुद्ध सिंह जी, और बुद्ध सिंह जी की पत्नी जो थी वो ये चाहती थी कि जो बूंदी की गद्दी है, उस बूंदी की गद्दी से जो है वहां के शासक जो है दलेल सिंह, उस दलेल सिंह को गद्दी से उतारा जाए। बूंदी के शासक थे दलेल सिंह, उस दलेल सिंह की जो है गद्दी से उठाना, वहां से हटाना था। तो उस समय होलकर नाम के जो शासक हुआ करते थे, होलकर मतलब जो होलकर घराना था, तो वहीं के होलकर नाम के शासक थे, उनको इन्विटेशन दिया गया कि भाई आइए और आकर जो है इनको दलेल सिंह को गद्दी से हटाइए। तो दलेल गद्दी से हटाने के लिए उन्होंने इन्वाइट, लेकिन ये छोटा घटनाक्रम नहीं है, मैं आके ये तो छोटी चीज है, मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, कुछ सवाल हो जाए, ठीक है ना। तो आंसर ए है बूंदी रियासत, ठीक है। बूंदी रियासत जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपके सामने, मराठा पेशवा बाजीराव को राजस्थानी रियासतों से कौन से कर वसूल करने के आदेश साहू से प्राप्त हुए थे? आरबीएससी बुक की किताब, साहू ने कौन से आदेश दिए थे? आरबीएससी की बुक की किताबों में आपके दे रखा है। बहुत इजी सवाल है, करो, फिर मैं इसको डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपके। बहुत इजी सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपकमिंग, देखो मैं आपको बताऊं, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे जो नया आ रहा है, सबसे पहले यूट्यूब पर मैं शुरू करूंगा। ये मेरे वचन है और मेरे वचन ही मेरा शासन है। ये बोलो, पहले शासन नहीं हुआ करता था, मेरा वचन ही मेरा शासन, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा वचन ही मेरा शासन बने, ठीक है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आपका जो है ये उत्तर डी बिल्कुल सही है। इजी सवाल है, स्टार्टिंग में इजी सवाल है और आगे टफ होते जाएंगे, ठीक है ना। इजी सवाल है, दूसरे का आंसर डी है। आरबीएससी बोर्ड की साहू जी ने आदेश दिए थे कि जाइए और राजस्थान की रियासत। अब मैं बताऊंगा कि इसमें कई रियासतें जो जैसलमेर और बीकानेर को छोड़ दिया जाए, तो मराठों ने इतना पैसा लिया था, मेवाड़ के महाराणा ने आदेश दिया कि जो ये चुंडावत जो ठिकाने के लोग हैं, और जो ये जयपुर के महाराजा ने आदेश दिया कि शेखावतों ने जो है वहां की राजमाता के विरोध में जो आंदोलन किया था, वहां से 43 लाख रुपए उनसे उगाई किया। 43 लाख रुपए मराठों ने लेने शुरू किए थे। हालत टाइट हो गई थी मराठों के कारण राजस्थान के जो है शासकों की। बीकानेर और जैसलमेर दो ही मात्र ऐसी रियासतें हुआ करती थी जिसका मराठों ने जो है मराठों का हस्तक्षेप नहीं हुआ। लेकिन हालांकि बीकानेर में तो एक बार मालकम नाम का एक मराठा जो था वो गया था बीकानेर में, और वहां के शासक थे सूरज सिंह जी से काफी पैसा वो लेकर आया था, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन मराठों ने हालत टाइट कर दी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, हुर्डा सम्मेलन से जुड़े सही कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है 17 जुलाई 1726 को हुड्डा नामक स्थान पर राजाओं द्वारा एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। मराठों के विरुद्ध कार्रवाई का स्थान जो है वो रामपुरा तय किया गया था, और सम्मेलन में तय हुआ कि किसी राजा को शत्रु को अपने राज्य में शरण नहीं दी जाएगी। बताओ इसका उत्तर बताओ। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आरबीएससी की बोर्ड की किताब से। बहुत इजी सवाल है। बिल्कुल इसका आंसर जो है बी, ये 1726 तो नहीं है। आपको पता है सबको 1734 है ना, 1734 है। तो पहला तो आपका यही गलत हो जाता है, 1734 है। हुर्डा नाम का जो एक सम्मेलन हुआ है, और उसमें किशनगढ़, उदयपुर वगैरह, बीकानेर वगैरह रियासतों के राजा आए हैं। उसमें नाम भी दे रखे हैं आरबीएससी बुक में बकायदा आपने वहां, कि भाई मराठों का जो हस्तक्षेप हो रहा है, उन मराठों के हस्तक्षेप को रोकना है, और मराठों का हस्तक्षेप रोकना है तो हमें मराठों के विरुद्ध में सम्मिलित रूप से जो है वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। और सम्मिलित रूप से जो है अगर अपन ने कार्रवाई नहीं की
तो जो है हम मराठों को रोक ही नहीं पाएंगे, जिस तरीके से मराठे अंदर घुस रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं कि मराठों के विरुद्ध जो कार्रवाई करनी पड़ेगी वो जो है हम रामपुरा नामक स्थान से करेंगे। कहां से करेंगे? रामपुरा नामक स्थान से। और इसमें यह भी तय हुआ कि किसी भी राज्य का शत्रु जो होगा उसको अपने राज्य में शरण नहीं देंगे। तो पहला तो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा किसमें है? बी में। दूसरा और तीसरा कहां पर है? बी में। तो बी जो है वो आपका राइट आंसर है। बी इसको मत समझिएगा, ठीक है ना। बी जो है इसको मत समझिएगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है। ए बी, अच्छा ए बी ऐसे क्यों लिखे हो? कोई नहीं, चलो अगला सवाल। 1734 में राजपूतों ने किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को पराजित किया था? बहुत फेमस युद्ध है। हाँ 87 होगा, हाँ वो डेट में मिस्टेक हो गई, पर आप सब जानते हैं। अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूं, इस कहानी को समझिएगा। 1787, हाँ 1787 है, बिल्कुल वो टाइपिंग एरर है, 8 लिखने थे 3 आ गए। बिल्कुल बहुत फेमस युद्ध है ये तो। हाँ तुंगा, तुंगा नामक स्थान पर जो है वो मराठों को पराजित किया गया था। अब देखो अगर अगला सवाल मराठों से जुड़ा हुआ नहीं है तो मैं आपको, हाँ ये भी आप सवाल देख लीजिए, फिर मैं कहानी समझाता हूं आपको। राजस्थान के राजाओं द्वारा आयोजित हुडा सम्मेलन की असफलता के क्या कारण थे? आरबीएससी की बोर्ड की किताबों में दे रखा है और आज के ऐसे सवाल आ सकते हैं। पहला, राजपूताओं में प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव था। रियासतों के आपसी हितों में टकराव था। राजस्थान की रियासतों की स्वार्थी नीतियां थी। मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करने के समय और स्थान का गलत चुनाव था। जो राजस्थान बोर्ड की किताब में ऑफिशियली रूप से लिखा गया है, ऑफिशियली रूप से लिखा गया है, उसके आधार पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका उत्तर दीजिए। और आपका उत्तर रहा ये, उत्तर दो। दो इसका उत्तर। बहुत मजेदार कहानी है जो मैं आपको यहां समझाऊंगा, आपको ध्यान में रखनी है। इसका आंसर क्या है? देखो इसमें हमें कई बार यूं लगता है कि अपने दिमाग से लगता है कि मराठों के विरुद्ध कार्रवाई तो समय और स्थान का गलत चुना। अरे समय और स्थान का गलत स्थान थोड़ी था, समय और स्थान तो सही रखा था। लेकिन समय के भाई रामपुरा से हम जो है इन मराठों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई शुरू करेंगे और मिलना था और कार्रवाई शुरू करनी थी, तो रामपुरा स्थान तो सही चुना गया था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन एक तो कौन लीडर बनेगा जब मराठों के विरुद्ध आक्रमण करना है? तो फिर ये भी था कि भाई जैसे जयपुर रियासत ने कहा कि भाई हमारे तो मराठों के साथ में अच्छे रिलेशन है, तो हम तो नहीं आएंगे। ये हमारा तो कोटा वालों का, कोटा में जालिम सिंह जी है और जालिम सिंह जी जो है वो वहां के दीवान है और जालिम सिंह जी बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ है। जालिम सिंह जी ने कहा कि हमारे तो मराठों के साथ ठीक बनती है, हमारे तो पिंडारियों के साथ में भी ठीक बनती है। तो सबने अपना गणित बैठा रखा था कि भाई ठीक है रामपुरा से आक्रमण करना है, लेकिन किसी की बहुत ज्यादा खराब स्थिति, वो चाहता है कि आक्रमण करो, लेकिन बाकी के लोग जो हैं वो अपने अपने हितों को देखकर, अपनी अपनी स्वार्थी नीतियों को देखकर और उनके बीच में जो आपसी झगड़े थे, उनकी मराठों के साथ में कैसी स्थिति उसको देखकर जो है वो नहीं चाहते थे कि एक जगह से एक ही स्थान पर सही तरीके से आक्रमण किया जाए। समय तो सही, समय भी सही था, रामपुरा जगह भी सही नियुक्त की गई थी, लेकिन इनके बीच में कि क्रियाशील नेतृत्व का अभाव था, आपसी हितों में टकराव था और राजस्थान की रियासतों की जो स्वार्थी नीतियां थी उसमें जो है प्रॉब्लम थी। तो 1, 2 और 3 सही आंसर है, ठीक है ना। अगला सवाल, 1791 में मेवाड़ महाराणा ने किसके सहयोग से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था?
अब ये बहुत शानदार घटना हुई थी क्वेश्चन नंबर 6 वाली। क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं आपको इसकी कहानी समझाऊंगा। ये कहानी जो है इसका उत्तर दीजिए। ये एक मराठा शासक थे। बताओ जरा इसका उत्तर। उत्तर दो इसका। यह आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा और आपको कहानी के रूप में समझा भी दूंगा इस चैप्टर का मूल क्या है। देखो आपको ये जो चैप्टर दे रखा है, बिल्कुल देखो, अंबाजी इंगले एक मराठा शासक हुए हैं। अब देखो आप ये इस फैक्ट को आप एक चीज में नजर दौड़ाओ। ये फैक्ट क्या कहता है कि 1791 में जो मेवाड़ के महाराणा थे, अब मेवाड़ के महाराणा को डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पर अधिकार करना है। तो मेवाड़ के महाराणा को डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पर अधिकार करना है, जहां पर महारावलों का शासन था। तो उसमें मराठा सैनिक को बुला रहा है, एक मराठा अधिकारी को बुला रहा है, उसका नाम है अंबाजी इंगले। अंबाजी इंगले को बुलाया गया। अंबाजी बोले हाँ आप मेरी मदद करो, मुझे मतलब आप समझ रहे हो रियासतों के बीच में आपसी झगड़े और उसमें मराठों का सपोर्ट है। अब देखो एक बड़ी शानदार कहानी है। यहां से एक नया खेल शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 7 से एक नया खेल शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक मराठों से जुड़े हुए सवाल है। मैं टेस्ट सीरीज दूसरे तरीके से करवा, उसमें मैं 2-3 चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेता हूं, कहानी आपको समझा देता हूं कि ये कहानी क्या है, ये खेल क्या है, ताकि आपकी चीजें सॉर्ट आउट होती जाए। ठीक है ना, केवल एमसीक्यूज में क्लियरिटी भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है ना, यहां तक सबको समझ में आएगा। क्वेश्चन 1 से 6 में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मराठे परेशान हो रहे हैं, मराठे राजस्थान में आ रहे हैं और मराठे जो है राजस्थान में आने के कारण राजस्थान के रियासतों को जो है मराठों के साथ संधियां कर रही है। और ठीक है, यहां तक देखो समझा। तो क्या हुआ था आपस में, ये खेल क्या है। देखो एक खेल जो है ये शुरू होता है, वो 1818 की जो संधियां थी, 1818 की संधियां जो है वो राजस्थान के जितने भी राजा थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ में की है। 18 की ट्रीटी हुई है। 1818 की संधियां राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ क्यों की? बड़ा मजेदार सवाल है। अंग्रेजों के साथ क्यों की होगी, है ना, ये भी समझिए आप। और जब 1818 की संधियां राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में की है, तो फिर 1857 की क्रांति में राजस्थान के कई ठिकानेदारों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के अगेंस्ट में विप्लवकारी जो हमारे क्रांतिकारी थे उनका सपोर्ट क्यों किया। अब उसके पीछे एक बहुत बड़ा झोल है। आप देखो राजस्थान की राजनीति में सबसे पहले मराठों का इंटरफेयर होना शुरू हो जाता है। और मराठों का जब इंटरफेयर होना शुरू हो जाता है, मराठे आपने देखा कि सबसे पहले बूंदी में प्रवेश करते हैं। बूंदी में बुद्ध सिंह की रानी, और वहां से बुद्ध सिंह की रानी चाहती है कि दलेल सिंह को हटाना है। अब दलेल सिंह को हटाने के लिए बूंदी की जो महारानी है वो राजस्थान की रियासतों का सपोर्ट नहीं मांग रही है। किनका मांग रही है? वो सपोर्ट मांग रही है मराठों का। ऐसा ही घटनाक्रम आपको दिखेगा जयपुर में घटनाक्रम दिखेगा। जयपुर में सवाई जयसिंह जी की डेथ हो गई। सवाई जयसिंह जी के 2 पुत्र है, ईश्वर सिंह और माधो सिंह। अब ईश्वर सिंह चाहते हैं मैं गद्दी पर बैठूं, माधो सिंह जी चाहते हैं मैं गद्दी पर बैठूं। अब ईश्वर सिंह जी माधो सिंह जी को हटाना चाहते हैं, तो ईश्वर सिंह जी ने मराठों के साथ में संधि की है। अब मराठे आए, मराठे कह रहे कि ठीक है हम जो है माधो सिंह जी को पराजित करेंगे, लेकिन आप हमको चौथ सरदेश मुक्त हमें देना पड़ेगा, हम जो है, और हमें नजराने वगैरह देने पड़ेंगे, खावड़ी नाम का एक टैक्स होता था वो देना पड़ेगा, अलग अलग चीजें मांगते थे। फिर वही मराठे जो है ईश्वर सिंह को हराने के लिए माधो सिंह का सपोर्ट करते हैं, और ईश्वर सिंह हारकर आते हैं तो फिर वो वहां से आत्महत्या कर लेते हैं ईसर लाट से। मराठे हस्तक्षेप कर रहे हैं। राजस्थान की रियासतों में मराठे इंटरफेयर होना शुरू कर दिए। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी है, ये आपको याद नहीं रखना है, ये मेंस में भी काम आएगा, कुछ सवाल हो सकता है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी है। अभय सिंह जी परेशान है, तो अभय सिंह जी जब परेशान हो गए, उनका देहांत हो गया। क्योंकि परेशान इसलिए क्योंकि उनका पुत्र जो राम सिंह है और उनके चाचा तख्त सिंह जो है, इनके बीच में उत्तराधिकारी का संघर्ष जो शुरू हो गया। जब उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हुआ तो चाचा के पुत्र जो थे विजय सिंह जी मराठों के पास में चले गए, बोले आओ और राम सिंह जी को पराजित करो, हमें जोधपुर की गद्दी पर बिठाओ।
सबसे पहला घटनाक्रम ये आता है, मराठों को इनवाइट हमने किया था। पहली चीज, 3 बड़ी घटनाएं याद रखनी है। एक तो जोधपुर वाली, एक तो जोधपुर वाली, एक जयपुर वाली। जयपुर वाली तो आपने तुंगा उंगा का युद्ध याद ही, आपने अभी सवाल किया है, माधव सिंह और राम सिंह जी के मध्य। और दूसरा देखो, दूसरा, अब मराठे आए, मराठों ने सहायता की, मराठों ने सहायता की, मराठों ने पैसा वसूल किया। ये तो मैंने 3 एग्जांपल दिया, हजारों एग्जांपल है जो आगे दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, आप हमें पैसा दो, पैसा दो, चौथ सरदेशमुखी दो, चौथ सरदेशमुख साहू जी ने भेजा है, चौथ इतना लेना शुरू कर दिया कि राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर रियासत, कभी पूछे तो ध्यान रखना, 1751 तक राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान के सभी रियासतों की आर्थिक दुर्दशा खराब हो गई है। दूसरा कारण आर्थिक दुर्दशा। और उनको लग रहा है कि ये मराठे जो है ये कभी जो है हमारे राजस्थान से जाएंगे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो उनको पैसे चाहिए और दूसरा हम आपस में लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे, और हमारा आपस में जो लड़ाई का सिलसिला वो खत्म नहीं होगा। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मराठों से सपोर्ट मांगेंगे, मराठों को पैसे देने पड़ेंगे, आर्थिक दुर्दशा हमारी खराब हो जाएगी। अब तीसरी और नई चीज आई थी जिससे राजपूताना परेशान था। ये और मजेदार खतरनाक चल रहा था। देखो ये क्या चल रहा था, देखो इसमें क्या है, ये तीसरी चीज देखो। पहली तो क्या थी, पहली थी कि भाई आपसी झगड़े और मराठों का हस्तक्षेप भाई भाई में। जैसे जोधपुर की रियासत में राजाओं के बीच में उत्तराधिकारी का संघर्ष है, बूंदी में राजाओं के मध्य उत्तराधिकारी का संघर्ष है राजघराने में। इसके कारण मराठे आए तो पैसा देना पड़ा, तो आर्थिक दुर्दशा हो गई। तीसरी चीज, राजाओं के और सामंतों के आपसी संबंध खराब है। अब सोचिए कि भाई भाई तो लड़ रहे हैं उत्तराधिकारी के लिए, राजाओं के नीचे जो सामंत होते हैं ठिकानेदार, वो भी राजाओं का सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके बीच में भी जो है संबंध खराब है। एग्जांपल देखिए, 1794 में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह, 1794 की घटना है, जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी है, और जोधपुर रियासत का एक ठिकाना है पोखरण, और पोखरण में वहां राजा बैठते हैं ठाकुर सवाई सिंह जी। ठाकुर सवाई सिंह जी भीम सिंह जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। पोखरण के महाराजा, पोखरण राजघराना जो पोखरण ठिकाना है और जोधपुर के महाराजा, इनके बीच में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी हुई है। वो ठिकाने, जैसे अपने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी जोधपुर को नहीं मानते थे, उसी तरीके से पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह जी जो है वो जोधपुर के राजा को नहीं मानते थे। तो भीम सिंह जी के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। अब सवाई सिंह जी जो है पोखरण के महाराजा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक मराठा सरदार थे लुकवा दादा, क्या नाम था, लुकवा दादा, लुकवा दादा को इन्वाइट किया कि लुकवा दादा आइए आइए, लुकवा दादा आप और मैं यानी कि सवाई सिंह जी जो पोखरण मिलकर जो है जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी को पराजित करते हैं। लुकवा दादा आए, अब लुकवा दादा आए तो भीम सिंह जी को पता लग गया कि भाई पोखरण को सपोर्ट करने के लिए लुकवा दादा आए हैं। तो जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी को डर सताने लग गया। जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी ने होलकर के साथ समझौता किया कि भाई आइए युद्ध हो जाएगा, ये पोखरण जो रियासत है ये हमें पराजित कर लेगी क्योंकि मराठे सपोर्ट में। अब बताओ एक ठिकानेदार जो है वो भी मराठों के साथ समझौता कर रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा ही एक घटनाक्रम आप देखो जयपुर में हुआ है। जयपुर महाराजा और वहां जो ठिकानेदार है वहां शेखावत थे, बहुत सारे शेखावत ठिकानेदार थे। जयपुर महाराजा और ठिकानेदार जो शेखावत थे, शेखावत जो सामंत हुआ करते थे, वो जयपुर महाराजा को नहीं मानते थे। उनका जो है 1798 के आसपास जो है उनका थोड़ा मेल मिलाप कम हो गया। अब आप बात नहीं मानोगे, जयपुर की जो सेना है, जयपुर की सेना जो है उसको पराजित करने के लिए शेखावत जो थे, शेखावत जो वहां के सामंत थे, उन्होंने एक मराठा सामंत था उसको भेजा जिसका नाम था टॉमस करके एक मराठा सरदार था। उसको कहा कि भाई आइए और जो है आप हमारा सपोर्ट करिए। वो आया। आपको लग रहा है कि जॉर्ज टॉमस तो सर अंग्रेज नाम है, लेकिन नहीं था। हालांकि वो अंग्रेज था लेकिन वो मराठों की जो सेना थी उसका सरदार हुआ करता था जॉर्ज टॉमस को इनवाइट किया। जॉर्ज टॉमस आया, युद्ध हुआ। जयपुर जो राजघराना था वो पराजित हो गया था। और एक और मजेदार चीज, जब जयपुर का शेखावतों के साथ युद्ध हो रहा है 1798 में, तो वहां उनका जयपुर राजघराने का सपोर्ट करने के लिए बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह जी आए थे। बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह जी जो है उनका सपोर्ट करने के लिए आए। तो जॉर्ज टॉमस ने जब पराजित कर दिया जयपुर वालों को, जयपुर राजघराने वालों को, तो जॉर्ज टॉमस ने कहा कि बीकानेर के सूरज सिंह जी कौन है,
जो जयपुर वालों को सपोर्ट करने के लिए, तो जॉर्ज थॉमस जो है वो बीकानेर युद्ध करने के लिए गया और बीकानेर को पराजित किया। बीकानेर को पराजित करके बीकानेर से 2 लाख रुपए लेके आया। आप बताओ, आप सोचो कितने खतरनाक। ये मराठे का जो हस्तक्षेप था वो छोटा मोटा नहीं था, हमें किताबों में बहुत छोटा मिलता है। समझे? जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह जी, 1768 की घटना है। जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह जी, और पृथ्वी सिंह जी जो है उनके जो पुत्र थे वो बहुत छोटे थे। तो राजमाता चुंडावत जी थी, जो राजमाता चुंडावत जी जो है वो जब शासन करने लग जाती है तो उसी समय शेखावत जो सामंत होते थे उनका विद्रोह कर देते हैं राजमाता। और इसी समय अंबाजी इंगले, ये अंबाजी इंगले ना, ये अंबाजी इंगले, जब ये जॉर्ज थॉमस आता है ना इस तरफ से, तो ये राजमाता जो थी उन्होंने अंबाजी इंगले को भी इनवाइट किया था कि आप हमारा सपोर्ट करने के लिए आ जाओ। तो अंबाजी इंगले जो है सपोर्ट करने के लिए आए थे और कहा था कि ठीक है हम आपका सपोर्ट करेंगे। और एक चीज और, 1791 में, ये 1791 में है ना, 1791 में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी, इन्होंने भी अंबाजी इंगले को इन्वाइट किया था। इनको इन्वाइट करने के 2 कारण थे। एक तो इनको डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पर अधिकार करना था, और एक और घटनाक्रम थी। वो घटनाक्रम क्या था? वो घटनाक्रम ये था कि जो आपका ये उदयपुर रियासत थी, उदयपुर के जो महाराणा थे उनके विरोध में वहां के सामंत जो चुंडावत थे उन्होंने विरोध करना जो है वो सपोर्ट कर दिया था, अगेंस्ट में आ गए थे। तो चुंडावत और भीम सिंह जी, तो भीम सिंह जी ने अंबाजी इंगले को इन्वाइट किया, बोले आओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि सामंत और राजाओं के बीच में आपसी झगड़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां सोमदत्त गांधी नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी हत्या भी कर दी गई थी। ठीक है ना, इतना तो हमें डिटेल में नहीं जाना है। और आप बात नहीं मानोगे कि जब चुंडावतों को पराजित किया गया तो 64 लाख रुपया वसूल करने का जो है दावा दे दिया गया था कि भी आप चुंडावतों से 64 लाख रुपया वसूल कर सकते हैं। आप सोचिए, आप उस समय 64 लाख रुपए। मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि हमारे जो सामंत है चुंडावत जी, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट में विद्रोह किया था, अंबाजी इंगले सपोर्ट करने के लिए आए, अंबाजी इंगले ने उनको हरा दिया है, तो आप उनसे 64 लाख रुपए वसूल कर सकते हैं। अब राजपूताना में मराठे इस तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए जा रहे हैं, तो राजाओं को क्या करना पड़ा? राजाओं ने कहा कि हुड्डा नामक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। 1734 में हुड्डा नामक स्थान पर राजस्थान के राजा सब इकट्ठे हो गए कि यार आओ आओ मिलते हैं और इनके अगेंस्ट में जो है मराठों को यहां से हटाते हैं, नहीं तो ये सब जगह हस्तक्षेप कर, इन्वाइट यही कर रहे हैं। और तय किया कि भाई रामपुरा नामक स्थान से, लेकिन तय किया कि रामपुरा नामक स्थान से मराठों के अगेंस्ट में आक्रमण करेंगे, लेकिन नेतृत्व कौन करे? क्योंकि नेतृत्व कौन करे? आपस में हितों में टकराव है, क्योंकि राजा चाहता है कि मेरे सामंत को मुझे वहां से हटाना है, तो वो एक तरफ तो मराठों को बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है कि भाई मेरा ये सामंत मेरे अगेंस्ट में विद्रोह कर रहा है, आप इसको पराजित करिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मराठों को राजपूताना से हटा दिया जाए। संघर्ष है, हितों में टकराव है, स्वार्थी नीति है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्थान के राजा खुश थे मराठों से। राजस्थान के राजा इन मराठों से दुखी थे। जब राजस्थान के राजा इन मराठों से दुखी थे तो एक घटनाक्रम क्या हुआ? एक घटनाक्रम में ये हुआ कि 1803 में, देखिए एक बहुत बड़ा घटनाक्रम राजस्थान के इतिहास में आता है। राजस्थान के इतिहास में जिसका अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है वो है 1803 का आंग्ल मराठा युद्ध। 1803 में अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य युद्ध होता है, और जब अंग्रेजों और मराठों के युद्ध होता है तो मराठे पराजित हो जाते हैं। तो राजस्थान के राजाओं को पता लगता है कि अरे भाई साहब क्या हुआ? बोले मराठे पराजित हो गए। बोले मराठों को किसने हराया? बोले अंग्रेजों ने। अरे भाई गजब बात होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? गजब बात होगी, मजा आ गया। क्यों? ये सब हमें प्रसन्न करके छोड़ दिया इन्होंने, मराठों ने तो हमारे संघर्ष कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, चौथ सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। बोले कब पराजित किया? बोले 1803 में। बोले संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? बोले सूरजन गांव की संधि हुई है। बोले क्या बात है? और सूरजन गांव की संधि द्वारा जो है जोधपुर और जयपुर रियासतों का अधिकतर भाग भी जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो राजस्थान के राजपूत राजा सारे खुश हो गए, बढ़िया है। और उसमें सबसे ज्यादा खुशी होने वाला है जो कोटा का दीवान है जालम सिंह। कोटा का एक बहुत जो है बहुत समझदार व्यक्ति है जालम सिंह। जितना समझदार व्यक्ति राजस्थान के इतिहास में दिखाई नहीं देगा आपको। कोटा के महाराजा राम सिंह जी, पहले वाले राम सिंह जी, उसके बाद और राजा है जालिम सिंह जी, वहां के दीवान है। जालिम सिंह जी आदमी जो है उसकी सबके साथ बनती है।
उसको पता है मराठों को कैसे हैंडल करना है, उसको पता है कि ये पिंडारी आक्रमण करने आते हैं, पिंडारियों को कैसे हैंडल करना है, उसको पता है कि अंग्रेज जो आएंगे उनको कैसे हैंडल करना है। अब डिप्लोमेटिक बहुत शानदार है, डिप्लोमेटिक शानदार है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला अपना कोई सपोर्टर राजस्थान में ढूंढा है तो जालिम सिंह को ढूंढा है कि जालिम सिंह को लाओ बुलाओ, ये बड़ा समझदार व्यक्ति है। अब देखो, जब 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित कर दिया तो राजस्थान के राजाओं ने एक काम किया, एक काम करते हैं कि अब हम मराठों से संधि नहीं करेंगे, अब हम किनके साथ संधि करेंगे, हम संधि करेंगे अंग्रेजों के साथ। और अंग्रेजों के साथ संधि क्यों करेंगे, अंग्रेजों के साथ संधि इसलिए करेंगे कि आप मराठों का जो हस्तक्षेप राजस्थान में हो रहा है इससे आप दूर करो, इनको हटाओ यहां से। यानी कि राजस्थान राजपूताना पहले अपना मित्र मराठों को ढूंढने के लिए गया था, मराठों से परेशान हो गया, तो अब वो अंग्रेजों के पास जा रहा है। और राजस्थान की कई रियासतों ने, उस समय लॉर्ड हेस्टिंग नाम के जो है गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने प्रस्ताव भेजे। हेस्टिंग दिल्ली में थे, हेस्टिंग ने कहा कि भाई, हेस्टिंग को प्रस्ताव भेजे, जोधपुर रियासत ने प्रस्ताव भेजा था हेस्टिंग को कि भाई आइए आप, हम आपको इनवाइट करते हैं, चाय पानी पियेंगे, दारू वारू पियेंगे, आपके साथ बातचीत करनी है, आप हमारे सपोर्टर बनकर आइए, आपके साथ रिश्ते हमारे ठीक करने हैं, क्योंकि आप राजपूताना में कभी आपने इंटरफेयर किया ही नहीं है। हेस्टिंग ने इग्नोर कर दिया उनको, ऐसे प्रस्तावों को। 1803 से 1818 के बीच में जो प्रस्ताव आए थे, प्रपोजल आए थे, उसमें हेस्टिंग ने इग्नोर कर दिया। हेस्टिंग अपनी रिंग फेंस पॉलिसी में ही व्यस्त था, क्योंकि उसको पूरे इंडिया में और भी रियासतें थी, सतारा वगैरह, झांसी, वहां वो इंटरफेयर कर रहा था, तो वो अभी राजपूताना में देख ही नहीं रहा है। लेकिन वहां अब दिल्ली, अब भारत का जो गवर्नर है हेस्टिंग, वो राजस्थान की पॉलिटिक्स में 1818 तक इंटरफेयर नहीं कर रहा, उसको कोई लेना देना नहीं है 1803 से 1818 के बीच में। लेकिन इसी बीच में दिल्ली का एक गवर्नर, दिल्ली का मतलब दिल्ली जो रेजिडेंट है उसका एक गवर्नर बनकर आता है मैटकॉप। चार्ल्स मैटकॉप का नाम सुना है आपने? चार्ल्स मैटकॉप, चार्ल्स मैटकॉप का नाम सुना है? चार्ल्स मैटकॉप, अब देखो, भारत का गवर्नर है लॉर्ड हेस्टिंग और दिल्ली का रेजिडेंट बनकर आता है चार्ल्स मैटकॉप। चार्ल्स मैटकॉप जैसे ही दिल्ली में आकर दिल्ली का रेजिडेंट बना, और दिल्ली के जस्ट नीचे है मेवात, और मेवात में पिंडारियों का विद्रोह है, और उसके नीचे जो है राजपूताना। अब देखो, ऊपर दिल्ली, बीच में मेवात, नीचे राजपूताना। दिल्ली में कौन बैठा है? मैटकॉप, और मैटकॉप का बॉस कौन है? हेस्टिंग। नीचे है मेवात, मेवात में पिंडारियों का विद्रोह, नीचे है राजपूताना, राजपूताना के राजा मराठाओं से परेशान है, मराठे पराजित हो चुके हैं, राजपूताना के राजा अंग्रेजों का सपोर्ट मांगने के लिए रेडी है कि भाई आप हमारा सपोर्ट कर लीजिए। मैटकॉप ने हेस्टिंग से बात की। देखो हेस्टिंग साहब, उनका कथन बड़ा स्टेटमेंट है, शानदार, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने हेस्टिंग को क्या कहा था 1814 में? चार्ल्स मैटकॉप हेस्टिंग को कह रहे हैं, यदि समय पर विनम्रतापूर्वक मांग करने पर भी संरक्षण प्रदान नहीं किया गया, यदि समय पर विनम्रतापूर्वक मांग करने पर भी संरक्षण प्रदान नहीं किया, मतलब क्या? समय पर विनम्रतापूर्वक मांग कौन करे? राजस्थान की राजपूताना जो शासक है वो विनम्रतापूर्वक मांग कर रहे हैं, किससे? अंग्रेजों से, क्योंकि हमें संरक्षण दीजिए। तो क्या कह रहे हैं? यदि समय पर विनम्रतापूर्वक मांग करने पर भी अंग्रेजों द्वारा संरक्षण नहीं दिया गया तो शायद बाद में प्रभावित संरक्षण भी अमान्य कर देंगे। तो बाद में अगर राजपूताना में मराठों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो गया और मराठे आपस में इकट्ठा होकर मराठों के अगेंस्ट, राजपूताना आपस में इकट्ठा होकर मराठों के अगेंस्ट में जो है वो अगर आंदोलन उन्होंने खुद नहीं छेड़ दिया, फिर अंग्रेज अगर मदद करने के लिए जाएंगे तो शायद वो इनकार कर देंगे, क्योंकि राजपूताना भी स्वाभिमानी है, उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, और वो आपस में मिलकर उन्होंने पहले कई युद्ध किए। राणा सांगा का युद्ध देखो, पाती पेरमन। राजपूताना अगर इकट्ठा हो जाता, हुड्डा सम्मेलन में अगर राजपूताना इकट्ठा हो जाता तो अंग्रेजों की जरूरत नहीं थी, 1818 की संधियां करने की जरूरत नहीं थी राजपूताना को। और ये बात हेस्टिंग को समझ में आई। हेस्टिंग ने कहा ठीक है, हम राजपूताना के साथ में संधियां करेंगे। संधियां कौन करने के लिए जाता? मैटकॉप का कहा आप ही जाओ, भाई आपका इतना शानदार विचार है तो आप ही जाओ। अब 1818 में संधियां करने के लिए मैटकॉप आ रहा है। ये सवाल आया था आपके सेकंड ग्रेड में, सवाल ऐसे आएंगे, ये कहानी समझा रहा हूं। मैटकॉप आ रहा है। मैटकॉप ने सबसे पहली संधि किसके साथ की थी, बताओ जरा इस। मैटकॉप ने सबसे पहली संधि जो है, जो ढंग पूर्वक संधि हुई है 26 दिसंबर 1817 को, किसके साथ की थी? चार्ल्स मैटकॉप ने जो संधि की थी, चार्ल्स मैटकॉप ने जो संधि की थी वो कोटा के साथ में की थी, हेस्टिंग वाली। करौली वाली अलग हुई है, बाद में हुई है, ठीक है ना? कोटा के साथ हुई है प्रभावशाली तरीके से, जो वाकई में संधि हुई है।
और उस संधियों में जो है 10-10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 10-10 पॉइंट जो है वो लिखे गए, ठीक है ना। 10 फिर जोधपुर राज्य, अब कोटा में जब संधि हुई है, तो कोटा में जब संधि हो रही है, तारीख में आपको 26 दिसंबर 1817, और जब संधि हो रही है तो जालिम सिंह जी को बुलाते हैं जालिम सिंह जी बोले आप साइन करो यार, आप मस्त व्यक्ति हो। तो जालिम सिंह जी आते हैं, साइन करते हैं। वो बड़ा समझदार व्यक्ति था, और समझदार इसलिए व्यक्ति था क्योंकि 1761 में जब बंटवारा का युद्ध हुआ था जयपुर और कोटा के बीच में, तो बड़ा शातिर दिमाग वाला आदमी था कि बंटवारा के युद्ध में क्या खेल किया था, कभी कहानी बताऊंगा। तो फिर जालिम सिंह जी आते हैं संधि करने के लिए। उसके बाद में जो है आप देखो, जोधपुर राज्य के साथ संधि होती है 6 जनवरी 1818 को। जोधपुर के युवराज छत्र सिंह जी आते हैं और वो संधि करते हैं चार्ल्स मेटकॉफ के साथ। उसके बाद उदयपुर के साथ संधि होती है 13 जनवरी 1818 को। उदयपुर के ठाकुर अजीत सिंह जी जो है वह साइन करने के लिए आते हैं। अब राजपूता ने अंग्रेजों के साथ साइन कर लिए। अब इन संधियों में लिखा हुआ था कि भाई एक एक रेजिडेंट जो होगा वो कहाँ होगा, हर एक रियासतों में होगा। तो आपने 1857 की क्रांति में इस बुक में आपने देखा होगा कि राजस्थान की सभी रियासतों में अंग्रेजों का एक रेजिडेंट है कि नहीं है। जयपुर में ब्लैक नाम का व्यक्ति है, जोधपुर में मैक मौसन है कि नहीं है, कोटा में बर्टन है कि नहीं है। ये 1818 की संधियों में ये बात लिखी गई थी कि एक रेजिडेंट होगा जो सपोर्ट करेगा। अब अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली, अंग्रेजों ने राजस्थान में रेजिडेंट रहने शुरू कर दिए, लेकिन राजस्थान के राजा उन रेजिडेंटों से भी परेशान होने शुरू हो गया। 1818 से 1857 के मध्य राजस्थान के कई राजा तो ज्यादा परेशान नहीं थे, लेकिन ठिकानेदार परेशान होने शुरू हो गए। ठाकुर खुशहाल सिंह जी, जोत सिंह जी, केसरी सिंह जी। और 1857 की क्रांति में, और फिर 1857 की क्रांति होनी शुरू हो जाती है। 1857 की जब क्रांति होनी शुरू हो जाती है, तो इस बीच में राजस्थान के राजाओं के अंग्रेजों के साथ इतने संबंध घनिष्ठ थे कि राजस्थान के अधिकतर राजाओं ने अंग्रेजों के विरोध में 1947 तक अंग्रेजों के विरोध में कोई कदम नहीं उठाया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध कदम उठाने में अब जनता आ रही है। जनता है, छावनियां है, सैनिक है और ठिकानेदार है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया था कि क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता, फिर आगे की कहानी 1857 की शुरू हो जाती है और मैं पढ़ा दूंगा। यहां तक सबको समझ में आ गया, कहानी समझ में आई। अब आपका क्वेश्चन नंबर ऐसा चलेगा कि एक बार सारे क्वेश्चन करवा दो, आप बता दो मुझे। ऐसा करवाऊं ताकि आपका एक चैप्टर बन जाए, आप लिख भी पाओगे, आपका एक चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, 1857 की क्रांति भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, आप सब रेडी रहिए। अगला 6 तक हो गए, ठीक है, 6 तक हो गया, आपको एक कहानी समझ में आ गई। चलो अगला सवाल। मराठा से तंग आकर सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत ने अंग्रेजों के पास 1776 में मैत्री प्रस्ताव भेजा? मैंने कहा ना 1776 में मैत्री प्रस्ताव भेजा था। किसने भेजा था? क्वेश्चन नंबर 7। सबने भेजा है। सबसे पहले किसने भेजा? सबने भेजा है मैत्री प्रस्ताव, लेकिन सबसे पहले किसने भेजा था? मराठा से परेशान हो गए थे। ये भी सवाल ध्यान में रखना, आरबीएसई बोर्ड की किताबों में दे रखा है, पूछा जाए। प्रस्ताव भेजा है, संधि नहीं हुई है। क्या भेजा है? प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव जयपुर ने भेजा था, लेकिन इस प्रस्ताव को, प्रपोजल को सपोर्ट नहीं किया, प्रपोजल को हेस्टिंग ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जोधपुर ने भेजा था, बहुत सारे रियासतों ने भेजा, मराठा से परेशान थे, ठीक है ना। सबसे पहले जयपुर ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राजस्थान में 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर राज्य में फैली अव्यवस्था का, हालांकि सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन आपने आरबीएसई बोर्ड की किताब पढ़ी है तो आप दे सकते हो, है ना। इतना इंपॉर्टेंट तो सवाल नहीं है ये जोधपुर का स्पेशली जो है पूछा गया है, लेकिन आप इसका उत्तर देना चाहते हो तो दे दीजिए। जोधपुर की विशेष रूप से क्या समस्या थी? मैंने कहानी के रूप में आपको वैसे तो बता दिया है। 1793 से 1813 के मध्य, आप उस कॉमन सेंस के आधार पर अपना उत्तर दे सकते हो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये पूरे, वैसे तो ये पूरी राजस्थान की अव्यवस्था का कारण था, मैंने आपको कारण जो बताए थे, समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन से दो कारण थे? एक तो सामंती संघर्ष और एक उत्तराधिकारी संघर्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंग्रेजों का राजनीतिक हस्तक्षेप तो नहीं शुरू हुआ था, उस समय मराठों का राजनीतिक हस्तक्षेप था, और कृषि और सूखे से खाद्य की उत्पत्ति कोई नहीं थी। ये दो थे, सामंती प्रतिस्पर्धा और उत्तरा, क्योंकि अंग्रेजों का राजनीतिक हस्तक्षेप राजस्थान में 1813 तक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मराठों का है, तो उपरोक्त सभी तो होंगे ही नहीं। और राजस्थान में कई पर कृषि अकाल और सूखे की संख्या जो उस समय जोधपुर में कहीं देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 1803 में लॉर्ड लेक द्वारा मराठों को किस स्थान पर निर्णायक रूप से हराकर राजस्थान से बाहर कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बहुत शानदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। पराजित कर, है ना, लॉर्ड लेक ने मराठों को किस स्थान पर पराजित कर राजस्थान से बाहर कर दिया गया था? अब देखो, अगर ये पराजित किया है लॉर्ड लेक ने, तो राजस्थान के राजा कितने खुश होंगे? ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तो बहुत सारी है। बिल्कुल, लासवाड़ी का रण क्षेत्र आरबीएससी बोर्ड की किताब में दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 19वीं शताब्दी के आरंभ में राजस्थान के अंदर रियासतों की कितनी संख्या थी? आरबीएससी बोर्ड की किताब में दे रखी है, बताओ जरा। 10, 19वीं शताब्दी, यहीं से 18 शताब्दी की क्रांति होनी शुरू हो जाएगी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में राजस्थान के एकीकरण के समय नहीं है, ठीक है ना, एकीकरण के समय रियासतों की संख्या अलग है। और 19वीं शताब्दी के अंदर, 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब अंग्रेजों के साथ हम संधियां करने के लिए जा रहे हैं, तो राजस्थान में कितनी जो है रियासतों की संख्या थी? आपके आरबीएससी बोर्ड की किताब में दे रखा, याद है? 20 थी, और उसमें से एक मुस्लिम रियासत थी, 2 या 3 के आसपास जाट रियासतें थी, है ना, बाकी राजपूताना थी। 17 के आसपास, शायद 17 के आसपास राजपूताना रियासतें थी, 2 के आसपास जाट रियासतें थी, एक तो भरतपुर में और एक जगह, और एक के आसपास जो है आपके मुस्लिम रियासतें, मुस्लिम रियासत आपके टोंक में थी, है ना। तो 17 राजपूत रियासतें, 2 जाट रियासतें और एक मुस्लिम रियासतें, 17, 2, 19 और एक 20 रियासतें टोटल में जो है। हाँ, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11, 1803 में राजस्थानी रियासतों और अंग्रेजों के मध्य संधि में कौन सी शर्तें शामिल थी? बहुत सारी संधियां बीच बीच में हुई है, कुछ इनिशियल स्टेज की हुई है, कुछ प्रारंभिक संधियां हुई है, कुछ 1818 की प्रमुख संधियां हुई है। ठीक है ना, तो कौन कौन सी शर्तें इसमें शामिल थी? आरबीएससी बोर्ड की किताबों में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, और क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिए। ये तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको पढ़ाकर समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, बताओ जरा। इसमें एक पॉइंट अगर आरबीएससी बोर्ड की किताबों में आपने पढ़ा होगा, तो एक पॉइंट बड़ा शानदार लिखा हुआ है कि जो इस यहाँ पर इस क्वेश्चन में डाला गया वो क्या है कि राज्य की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा, जिसके लिए सभी राज्यों द्वारा समान रूप से किराया दिया जाएगा। ये गलत था। बाकी तीनों पॉइंट सही है, 1, 3 और 4 सही है, क्योंकि हर एक रियासत को अलग अलग राशि तय की गई थी। भाई कोई रियासत बड़ी है और वहां अगर अंग्रेज अगर उनकी सुरक्षा का दायित्व लेकर आ रहे, तो वहां राशि अलग है। कोई रियासत छोटी है, राजस्थान बोर्ड की किताब में देगा, कोई रियासत छोटी है तो वहां उनको अंग्रेजों को कम पैसा देना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करेंगे, बिल्कुल सही है। अन्य राज्यों से विवाद होने पर कंपनी की सहायता से सुलझाया जाएगा, बिल्कुल सही है।
कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, बिल्कुल सही है। राजस्थान बोर्ड की किताब 9 में दे रखा है। ये प्रारंभिक संधि है, प्रारंभिक संधि है जो करौली भरतपुर के साथ में हुई है, शुरुआती संधियां। और जो 1818 की संधियां जब होनी शुरू हुई, जो मेटकॉप ने की है, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली संधि जो प्रभावशाली मानी जाती है वो कोटा के साथ में हुई है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। उसके तो उसमें तो 11 शर्तें हैं। अगर आप कहो तो मैं 11 शर्तें पढ़ाकर सुनाऊंगी आपको। 1818 की जो संधियां जो कोटा के साथ में हुई है, बूंदी के साथ में हुई है, उदयपुर के साथ में, उनकी शर्तें मैं पढ़ाता हूँ। देखो, जो कोटा के साथ में संधि हुई थी उसके 10 कथन में सुनाता हूँ, वो क्या है, ऑफिशियली थे उस संधि के, मैं सुनाता। पहला था, पहली संधि, ब्रिटिश सरकार और कोटा राज्य के बीच में मैत्री और सद्भावना सदैव बनी रहेगी। यानी पहला पॉइंट, मैत्रीपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। एक पक्ष का मित्र व शत्रु दूसरे पक्ष का भी मित्र और शत्रु समझा जाएगा। दूसरा पॉइंट, ठीक है भाई, हमारा मित्र आपका मित्र, हमारा शत्रु आपका शत्रु, ठीक है। ब्रिटिश सरकार कोटा राज्य को अपने संरक्षण में लेना स्वीकार कर उनकी सुरक्षा का वचन देती है कि भाई आज से कोटा राज्य ब्रिटेन के अधीन हो गया, ब्रिटिश राज के अधीन हो गया, और कोटा पर कोई भी आक्रमण करेगा तो वो उस पर सपोर्ट ब्रिटिश। जैसे आज देखो, जापान की अपनी सेना नहीं थी। जापान जो अमेरिका के संरक्षण में, जापान पर कोई भी युद्ध करता है तो अमेरिका सपोर्ट करने के लिए आता है। जापान की कोई नेवी नहीं है, कुछ नहीं, अब उन्होंने बनानी शुरू की है, ठीक है ना। कोटा महाराव तथा उसके उत्तराधिकारी सदैव ब्रिटिश सरकार की अधीनता में रहेंगे और ब्रिटिश सरकार को सहयोग देते रहेंगे। ब्रिटिश सरकार की बिना अनुमति के कोटा राज्य किसी अन्य शक्ति से न तो संधि करेगा और न मैत्री रखेगा, किंतु अपने मित्र संबंधियों के साथ मित्रतापूर्ण पत्र व्यवहार जरूरी करता रहेगा, ठीक है। ये भी आ गया। महाराव और उसके उत्तराधिकारी किसी अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, और यदि किसी राज्य में कोई विवाद होता है तो ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता से निपटारा किया जाएगा। ये आ गया ना, ये पॉइंट, अन्य राज्यों के विवाद में ब्रिटिश सहायता से सुलझाया जाएगा। कोटा राज्य अब तक मराठों को जो खिराज दे रहे हैं वो ब्रिटिश सरकार को देंगे, और यह जो खिराज होगा वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट, ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति कोटा से खिराज का दावा नहीं करेगी, और यदि कोई शक्ति ऐसा करती है तो ब्रिटिश सरकार उसका जवाब देगी, ठीक है। 9वां पॉइंट, ब्रिटिश सरकार की मांग पर कोटा राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार सैनिक सहायता देगा। अगर ब्रिटिश सरकार को सेना की जरूरत है तो कोटा राज्य वाले सेना भेजेंगे। महाराव और उसके उत्तराधिकारी अपने राज्य के पूर्ण शासक बने रहेंगे तथा वहां ब्रिटिश सरकार के दीवानी और फौजदारी नियम लागू नहीं होंगे, अर्थात ब्रिटिश सरकार उनके आंतरिक राज्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये सब जगह संधियों में एक जैसे, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो है सभी राज्यों पर समान रूप से ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की कौन सी रियासत के साथ अंग्रेजों द्वारा सबसे बाद में संधि की गई है? सबसे लास्ट संधि किसके साथ हुई है? बहुत इजी सवाल है। बताओ जरा। बिल्कुल, सबसे लास्ट में सिरोही के साथ में हुई है। सबसे लास्ट में जो है 1823 में, 11 सितंबर 1823 में। 1818 में संधियां होनी शुरू हुई है। 1800, मैं अभी भी कह रहा हूं, संधियां अलग अलग टाइप की राजपूताना के राज्य के साथ में हुई है। कई पर देखो, 1818 की जो संधियां हुई है, मेटकॉप ने जो की है वो सबसे पहली कोटा के साथ में हुई है। कुछ संधियां मेटकॉप ने नहीं की है, तो वो भरतपुर और करौली वालों के साथ में हुई है, वो अलग संधियां है। लेकिन अभी भी कह रहा हूं, जिनको कंफ्यूजन है कि सर हमने करौली पढ़ा है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो 1818 की संधियां है जो मेटकॉप ने की है, वो सबसे पहली संधि कोटा के साथ में हुई है, 1818 की मेटकॉप की संधि। और 1818 की जो संधियां मेटकॉप ने शुरू की थी वो सबसे अंतिम में सिरोही के साथ में हुई है 1823 में। समझ में आया कि नहीं आया? वो संधियां अलग अलग प्रकार की है, ठीक है ना। तो कहीं पर कोई राज्य दूसरा पहले आ जाएगा, ठीक है। तो सिरोही सही आंसर है, कंफ्यूज मत हो जाना। क्वेश्चन नंबर 13, ये सवाल ऐसा है कि आपके एग्जाम में जो है आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब देखो, ये सवाल शुरुआत कहां से? ये सवाल ऐसा है कि जब संधियां हो गई तो अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। अब अंग्रेजों ने राजस्थान में शासन करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों ने जब शासन करना शुरू कर दिया और राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां की,
तो अब अंग्रेजों के साथ संधियां करने से राजस्थान के राजाओं पर क्या नेगेटिव प्रभाव पड़े, जिसके कारण 1857 की क्रांति में ये भी एक कारण बने थे। तो रियासतों के साथ अंग्रेजों द्वारा 19वीं शताब्दी में की गई संधियों का राजस्थानी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना, और कौन से सही है, असत्य कथन नहीं, कौन सा सही है, पढ़ो इनको और उसका उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 13 का पहले पढ़ लो। बताओ जरा, अंग्रेजों के साथ अब ये भी मैं बताऊं क्या आपको, अगर आप कहो तो कि इसका डिटेल में थोड़ा बताऊं क्या? अब देखो ये भी बड़ी मजेदार, अब एक नई चीज शुरू होती है, अब एक नई, फिर अपने 1857 की क्रांति के जो है सवाल शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या है देखो, अंग्रेजों के जब संधियां शुरू हो गई तो अंग्रेजों ने संधियों में ये 10 पॉइंट लिखे थे। हालांकि 11 पॉइंट की संधियां थी जिसमें 10 पॉइंट को वैलिड माना गया था, एक पॉइंट एग्रीमेंट का हुआ करता था कि वहां साइन, ठीक है ना। बस 10-15 मिनट की क्लास है, क्योंकि आपके ये सवाल जो 1857 के फिर खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, मैं जब अंग्रेजों के साथ संधि करनी शुरू हुई तो अंग्रेजों ने कहा कि हम आपके राज्यों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने वाकई में हस्तक्षेप किया था। कैसे? अंग्रेजों ने क्या किया था कि राजस्थान में भी जब अंग्रेजों के अगेंस्ट में लोग खड़े होने शुरू हो गए तो अंग्रेजों ने अपनी ब्रिगेड बनानी शुरू। जैसे आपने शेखावटी ब्रिगेड का नाम सुना होगा, 1835 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की झुंझुनू में। जब 1835 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की तो उसकी एक सेना रखी गई। अब ये ब्रिगेड की सेना अंग्रेजों ने रखी अपने लिए, लेकिन इस ब्रिगेड को रखने का सारा खर्चा राजस्थान के राजाओं से लेना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर सैनिक की नियुक्ति होगी, घोड़े रखे जाएंगे, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, युद्ध में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था, इसका खर्चा राजस्थान के राजाओं को देना पड़ेगा। राजस्थान के राजाओं को कई बार तो उस ब्रिगेड का खर्चा पूरा करने के लिए साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। आपने 1835 में ही जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था, जोधपुर लीजियन, जिसने एरिनपुरा, जोधपुर लीजियन कहां पर, जोधपुर लीजियन 1835 में कहां गठित की गई थी? एरिनपुरा में। और आपको पता है कि जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने जो है वो युद्ध किया था, याद है आपको, आबू में जाकर। फिर ठाकुर कुशाल सिंह जी इसी जोधपुर लीजियन के सैनिकों के साथ आकर मिलते हैं। जोधपुर लीजियन का जो 1835 में गठित की गई, इसका खर्चा कौन देगा? राजा देंगे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि मेवाड़ भील कौर की स्थापना की गई थी खेरवाड़ में, भीलों के उपद्रव को जो है रोकने के लिए कि भी लोग जो है अंग्रेजों के अगेंस्ट में आ गए, भील अंग्रेजों के अगेंस्ट में युद्ध करने के लिए आ गए, तो मेवाड़ भील कौर की स्थापना खेरवाड़ा में की गई थी। उसका खर्चा कौन देगा? उसका खर्चा देगा राजा देंगे, राजा मिलकर देंगे। अब आप बताओ कि मैं आपको कहता हूं कि मेवाड़ भील कौर की खर्चे के लिए हर साल में 2 बार 50-50 हजार की किस्तें मेवाड़ के महाराजा से ली जाती थी। 50 हजार की किस्तें 2 बार 25-25 हजार रुपए में मेवाड़ महाराजा से ली जाती थी, तो हर साल उसमें 12% की वृद्धि की जाती थी। आप बताओ। ऐसा ही मेरवाड़ा बटालियन गठित की गई। जो मेर लोग थे, जो मेरवाड़ा एरिया में रहते थे, उनके विद्रोह को दबाने के लिए। आपने ब्यावर का नाम सुना होगा, तो ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन, जोधपुर लीजियन एरिनपुरा में, शेखावटी ब्रिगेड आपके झुंझुनू में, फिर आपके मेवाड़ भील कौर आपके खेरवाड़ा में। इनके खर्चे आसपास की रियासतों लिए जा रहे हैं। पहला, राजस्थान के राजा परेशान हो गए। 1857 की क्रांति का एक कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने शुरू कर दिया था। अंग्रेज भी आए थे तो अंग्रेजों ने कहा कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना जो है वो शुरू हो गया। जैसे अलवर में एक राजा बंदे सिंह जी है, बंदे सिंह का घटनाक्रम जो है, बंदे सिंह जी जो थे उनका घटनाक्रम आपके आरबीएससी बोर्ड की किताबों में लिखा गया है कि बंदे सिंह और उनके उत्तराधिकारी के युद्ध में जो है वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फिर जो शासक थे वो भी भोग विलास करने शुरू कर दिया। और शासक जब भोग विलास करना शुरू कर देते हैं तो एक तरफ तो उनकी आर्थिक दुर्दशा ऐसे ही खराब है, और भोग विलास में जो है उनका नैतिक पतन और होना शुरू हो गया, जो खर्चे वर्चे जो है और ज्यादा बढ़ गए, ठीक है ना। सामंतों की मान मर्यादा पर प्रहार हुआ। जब अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं के साथ में जो है
गठजोड़ कर दिया, तो सामंतों की स्थिति जो है वो खराब कर दी गई। ठीक है ना। हाँ, ये इस क्वेश्चन में ये जो है थोड़ा यहाँ गड़बड़ है। ठीक है ना। सामंतों की स्थिति जो है वो खराब होनी शुरू हो गई। सामंत जो है, जैसे आपने देखा होगा कि ठाकुर केसरी सिंह जी, कुशाल सिंह जी वगैरह जो है, इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेंगे। और ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना। ठीक है ना, वो जो है स्थिति उनकी खराब होनी शुरू हो गई। तो ऐसे बहुत सारे कारण जो थे, ऐसे बहुत सारे कारण जो थे, उसके कारण जो है वो हालांकि एक चीज और है, कहीं पर जो है सामंतों की स्थिति मजबूत भी होनी शुरू हो गई थी। 22 वर्ष अगर कोटा के शासक जालिम सिंह जी की स्थिति मजबूत होनी शुरू हो गई थी, है ना। इस कंडीशन में देखो तो ये सही भी बैठता है। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन इस जो है वो अपन डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार रहने देते हैं। अब अंग्रेजों के अगेंस्ट में 1857 की क्रांति होती है। 1857 की जब क्रांति होती है तो उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था? बहुत सिंपल सा बच्चों जैसा सवाल, फिर मैं कहानी समझाऊंगा आपको। बिल्कुल, पैट्रिक लॉरेंस, आप सब जानते हैं। अंग्रेजों द्वारा जयपुर की किस राजमाता को अधिकारच्युत करने के प्रयास में लोगों ने क्रोधित होकर कैप्टन ब्लैक की हत्या कर दी थी? ये बहुत शानदार सवाल है, आपके आ सकता है सवाल ये आरबीएससी में दे रखा है। बताओ जरा इसका आंसर बताओ। ब्लैक की हत्या कर दी थी। ये तो मैंने आपको अभी कहानी में बताया भी था। अब अंग्रेज देखो हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या अंग्रेजों ने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे? अलवर में बन्ने सिंह जी के वहां हस्तक्षेप किया गया, यहाँ पर अंग्रेजों ने जयपुर रियासत में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो ब्लैक की हत्या कर दी थी लोगों ने। तो ये इसका आंसर सही है, रानी राजमाता भटियाणी जी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों ने राजस्थान में राजाओं के साथ हुई संधि की आड़ में राज्य के किन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लिया था? बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आरबीएससी में दे रखा है आपके। ये आरबीएससी की किताब में आपके दे रखा है। नीचे आती है, नीचे में। ये जो है इसका आंसर बी, दो। इसका आंसर जो है बी, 3 और 1, 1 और 3। 16 का आंसर जो है वो 1 और 3। देख लेना, कहानी दे रखी है राजस्थान बोर्ड की किताब में। ठीक है ना, दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 की क्रांति में राजस्थान में स्थित किस छावनी ने क्रांति में भाग नहीं लिया था? बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 17। अब 1857 की क्रांति शुरू होगी। अब यहाँ पर हर एक क्रांति के साथ में जो जो भी घटनाक्रम है मैं आपको समझाता जाऊंगा, आपको इसको समझते जाना है। ठीक है। अब ये जो है अब मुझे ये बताओ कि उस समय राजस्थान में कितनी छावनियां हैं? आप सब जानते हैं, बच्चों जैसा सवाल है। कितनी छावनियां हैं? 6। और 6 के 6 छावनियां किन्होंने बनाई है? अंग्रेजों ने। हाँ, 6 के 6 छावनियां किसने बनाई है? अंग्रेजों ने बनाई है। उसमें से एक छावनी जो थी वो राजस्थान से बाहर थी, लेकिन राजस्थान पर अधिकार उनका था। नीमच वाली छावनी वो एमपी में थी उस समय, आज के हिसाब से देखे, और उस समय तो नीमच की। 6 छावनियों में ब्यावर और खेरवाड़ा, इन्होंने विद्रोह नहीं किया था, बाकी सब ने विद्रोह किया था। कैसे विद्रोह हुआ था, क्या हुआ था, आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 की क्रांति के समय रियासतों और उनके शासकों के मध्य मिलान करिए कि 1857 की क्रांति के समय कौन कौन से राजा, कौन कौन सी रियासतों के राजा थे। मिलान करो, आराम से मिलान करो, इसमें मैं टाइम दे रहा हूं आपको। ठीक है ना, 30 सेकंड का।
क्वेश्चन नंबर 18। मिलान किया, ये राजा थे जब 18 और सभी राजाओं ने जो है वो अंग्रेजों का सपोर्ट किया है। ये तो छोड़िए, और भी राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। ठीक है ना, मिलान हो गया डी। ठीक है, उदयपुर में स्वरूप सिंह जी, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह जी, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह जी और डूंगरपुर में उदय सिंह जी। ठीक है ना, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। ठीक है ना, ये राजा थे, और भी लिस्ट है पूरी। 18 शताब्दी की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कब मानी जाती है? सबसे बच्चों वाला सवाल, सबसे बच्चों वाला सवाल। एक मिनट, पोल दे रहा हूं। 19 का आंसर का जो है पोल लो। अब यहां से एक घटनाक्रम शुरू होगा, मैं आपको समझाऊंगा पूरा। कहानी के रूप में फटाफट में समझाता रहूंगा, आपका काम होता जाएगा। बिल्कुल 28 मई। कहां से है इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आगे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20। 18 की क्रांति की शुरुआत किस नेटिव इन्फेंट्री द्वारा राजस्थान में की गई थी? बताओ जरा, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री ने जो है 18 क्रांति की राजस्थान में की थी? बिल्कुल 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बिल्कुल आप सब जानते ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासत और उनकी ब्रिटिश पॉलिटिकल रेजेंट जो है कौन कौन कहां थे, उसका मिलान करो, करो मिलान। हाँ, लास्ट में पूरा रिजल्ट शो करूंगा। क्वेश्चन नंबर 21, इस पर टाइम आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। आपकी क्या ये बुक पूरी रिवीजन करवा दूंगा मैं, और 2-4 चीजें होंगी तो ऐड करके आपको एकदम कहानी के रूप में कि चलो एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठे हैं तो काम आ जाएगा। आप आरएस भी देने के लिए जा रहे हैं, कोई और एग्जाम भी देने के लिए जा रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा राजस्थान की, आज का समय ऐसा है कि राजस्थान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर कोई हिस्ट्री पढ़नी है, मैं कहता हूँ कि राजस्थान की हिस्ट्री, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान की हिस्ट्री के लिए जरूरी नहीं है कि आप हड़प्पा काल से शुरुआत करो, या राजस्थान में ताम प्रशासनिक स्थल, या राजस्थान में राजपूतों का उदय और आप राजाओं को पढ़ना शुरू। राजस्थान की अगर आपको नंबर लाने, एग्जाम क्लियर करना है, तो राजस्थान में जो है वो आपको जो है ये आरपीएससी की जो किताब है उसमें 1857 की क्रांति से शुरू करना चाहिए। अगर राजस्थान की हिस्ट्री से 10 सवाल आएंगे तो 8 सवाल राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। तो सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, बताओ जरा इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 का राजस्थान बोर्ड की किताब में दे रखा है। ये तो घटनाक्रम आपने सुना होगा, नहीं सुना? एक सवाल कुछ आने बाकी है, फिर मैं आपको नसीराबाद और नीमच का पूरा घटनाक्रम समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल, नीमच के सैनिक थे वो, बनेड़ी, निम्बाहेड़ा, देवली से होते हुए जब आगे बढ़ रहे थे, तो नीमच के सैनिक जब 3 जून को वह आंदोलन करके आगे बढ़े, जो शाहपुरा के शासक थे, नाम भी बताऊंगा आगे, उन्होंने जो है क्योंकि अभी आगे सवाल हो सकता है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने जो है नीमच के सैनिकों के लिए जो भोजन और ठहरने की व्यवस्था की थी। ये नीमच के सैनिक जब टोंक में गए थे, तो टोंक के नवाब कौन थे? और टोंक में एक तो नवाब है और एक जो है वहां का एक वो जो है बड़े सैनिक है। तो बड़े सैनिक जो है वो तो क्रांतिकारियों के सपोर्ट में थे, है ना, फैजुल्ला खान और
नाम सुना था कि नहीं सुनाएगा? और नबीबुल्लाह खान, तो वो जो है थोड़ा आप याद रखना, ठीक है ना, आगे सवाल आगे इसलिए नहीं बता रहा हूं पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा गलत युग में है, बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा गलत है? 23 में कौन सा गलत है? बिल्कुल, शिव सिंह जी। शिव सिंह जी कहाँ थे? शिव सिंह जी तो बता सकता है? शिव सिंह जी सिरोही में थे और धौलपुर में भगवत सिंह जी थे। शिव सिंह जी सिरोही में थे, है ना, और धौलपुर में भगवत सिंह जी थे, ठीक है ना। बाकी ये तीनों, जोधपुर में तख्त सिंह जी थे। ये तब तख्त सिंह जी वाली घटना, आप अगर आपको मैं समझाऊं तो मजा आ जाएगा। तख्त सिंह जी वाली घटना जो है वो बड़ी खतरनाक थी, तख्त सिंह वाली, तख्त सिंह जी वाली। अब देखो क्या हुआ था, मैं एक कहानी सुनाता हूँ आप कि कुशाल सिंह जी जो है वो 8 सितंबर और 18 सितंबर को 2 युद्ध लड़ते हैं। और युद्ध किसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं? तो जोधपुर लीजियन की जो सेना जो आबू में विद्रोह करके आई है वो कुशाल सिंह जी के सपोर्ट में। ये बात जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी को पसंद नहीं आ रही है, और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी को यह भी पसंद नहीं आ रही है कि पाली में जो आउआ है, उस आउआ के जो ठिकानेदार है, उस ठिकानेदार जो है वो कुशाल सिंह जी है, जो मेरे अधीन रहे हुए। कुशाल सिंह जी आउआ ठिकाना, जो ठिकाना था वो जोधपुर राजा के अधीन हुआ करता था। और कुशाल सिंह जी तख्त सिंह जी को तो युद्ध से पहले मिलते ही होंगे भाई, मिलते थे कि नहीं मिलते थे? मिलते थे। बीथोड़ा और चेलावास के युद्ध जो 8 और 18 सितंबर को हुआ, उससे पहले तो तख्त सिंह जी से कई बार आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी मिले। क्यों? कुशाल सिंह जी तो उनके अधीन रहकर काम कर रहे हैं ना, वो ठिकानेदार, और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी वो राजा है। लेकिन उनके रिश्ते पहले भी खराब थे उनके जो है रिश्ते पहले भी खराब थे। खराब होने का कारण ये था कि जब जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी थे, एक जोधपुर में बहुत बड़े महाराजा हुए मान सिंह जी। मान सिंह जी कभी अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे, तो मान सिंह जी अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मान सिंह जी का देहांत हो गया और मान सिंह जी को लोग भी खूब चाहते थे। मान सिंह जी को जो उनके सारे ठिकानेदार थे, आशोक के, लुनकन सर के, आउआ के, सब मान सिंह जी को पसंद करते थे। मान सिंह जी की डेथ हो गई। मान सिंह जी के पुत्र छोटे हैं, मान सिंह जी के पुत्र छोटे थे, तो उसकी जगह मान सिंह जी के भाई तख्त सिंह जी ने जो है वो गद्दी पर बैठ गए। तख्त सिंह जी जैसे ही गद्दी पर बैठ गए तो ये बात जो है सामंतों को पसंद नहीं आई। उसमें से एक सामंत है आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी। कुशाल सिंह जी का कहा कि ये तख्त सिंह जी ने ठीक काम नहीं किया, और तख्त सिंह जी को ना तो कुशाल सिंह जी पसंद करते हैं, ना मारवाड़ के लोग पसंद करते हैं। मारवाड़ के लोग भी जो है पसंद नहीं करते थे। उसका एक दूसरा कारण ये भी था, कारण ये था कि तख्त सिंह जी जो थे ना, वो मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर राज करते थे, क्योंकि उनको आसपास के जो गांव थे वो तख्त सिंह जी को दिए थे मान सिंह जी ने कि भाई जाइए, आप मेरे छोटे भाई है, और जोधपुर का महाराजा तो मान सिंह जी थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई तख्त सिंह जी को कुछ गांव दिए थे ईडर के आसपास। वहां पर जाकर वो शासन करते थे, और ईडर के आसपास जब शासन करते थे तो वहां गुजराती लोग खूब थे। तो गुजराती लोग जो है वो तख्त सिंह जी के दोस्त बन गए थे। वहां के कई सामंत, वहां के छोटे छोटे गांव के राजा वगैरह जो है तख्त सिंह जी के दोस्त बन गए। अब मान सिंह जी की डेथ हो गई, तख्त सिंह जी को पता लगा, तख्त सिंह जी तुरंत वहां से आए जोधपुर, और जोधपुर में आकर गद्दी पर बैठ गए। अब जोधपुर में आकर गद्दी पर बैठे तो गुजरातियों को भी साथ में लेकर आए, और गुजरातियों को कई सारे पद दे दिए। जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजतंत्र में गुजराती अधिकारियों को जब ऊंचे ऊंचे पद दिए गए तो कुशाल सिंह जी को पसंद नहीं आया, और सारे सामंत उनको पसंद नहीं, क्या कर रहे हैं ये तख्त सिंह जी। दूसरा कारण ये भी था। अब तीसरा ये था कि तख्त सिंह जी ने अब इन सामंतों से नजराने मांगने शुरू किए। नजराना भेजो, नजराना भेजो भाई, पैसा भेजो भाई, सामंत हो तो ये वो भेजो, चवरीकर भेजो, वो भेजो, हुक्मनामा भेजो, वो भेजो। तख्त सिंह जी ने देने से मना कर दिया। तख्त सिंह जी ने कई गांव जब्त करने शुरू कर दिए। अब कुशाल सिंह जी और तख्त सिंह जी आमने सामने। तख्त सिंह जी कुशाल सिंह जी को पसंद नहीं करते, और उस समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट को बनकर कौन बैठा है? कौन बैठा है? मैकमोसन नाम का सुना है? मैकमोसन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट बनकर बैठा है। मैकमोसन को कहते हैं कि देखो, मैकमोसन साहब बोले हाँ
ये यार आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह जी जो है यार मेरी बात मानते ही नहीं है, मैं नजराना मांगता हूँ, मांगते नहीं है। और इस बीच में जोधपुर लीजियन की सेना जिसका ठिकाना एरिनपुरा हुआ करता था, और जोधपुर लीजियन की सेना अंग्रेजों के अधीन थी, और उस पर ब्रिगेडियर कौन थे? मैकमोसन साहब। जोधपुर लीजियन की सेना जो है वो आबू पर्वत में, माउंट आबू के आसपास, माउंट आबू भी जोधपुर रियासत के अधीन था, तो माउंट आबू के आसपास युद्ध अभ्यास करने के लिए गई थी। वहां छोटा मोटा विद्रोह भी था, उसको भी दबा के आएंगे। और जोधपुर लीजियन की सैनिक जब वापस आ रही है तो उसको पता लगता है कि नसीराबाद वालों ने जो है 1857 की क्रांति में भाग ले लिया है। तो जोधपुर लीजियन की सेना, जब उनको पता लगा कि भाई नसीराबाद की छावनी जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग ले लिया है, तो जोधपुर लीजियन के सैनिकों को लगा हम भी भाग लेते हैं। तो वो आबू से आ रही है, और उनको बीच में पता लग गया। आते आते कहां पहुंचे? आहुआ पहुंचे। आहुआ में खुशहाल सिंह तैयारी बैठे थे, बोले मैं आपके सपोर्ट में हूं। वैसे भी तख्त सिंह जी से परेशान, समझ रहे हो? तख्त सिंह जी को वो सैनिक मिल गया। तख्त सिंह जी और सैनिक मिलकर जो है जोधपुर के महाराजा के अगेंस्ट में 2 युद्ध करते हैं, 8 सितंबर और 18 सितंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह जी जो है वो पहले से भी जो है तख्त सिंह जी के विरोधी रहे। और जब युद्ध होता है, तो आपने सुगाली माता का नाम सुना होगा, जो आहुआ ठिकाने की कुल देवी हुआ करती थी, जो है उस जो 1857 की क्रांति की देवी भी मानी जाती है। उसको जो है एक मिनट सॉरी यार। तो उसको फिर अजमेर उसमें रखा गया। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24। सॉरी, हाँ जस्ट आ गया था। चलिए, राजस्थान में नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत होने के पीछे कौन से कारण थे, और वो कारण कौन से सही थे? हाँ जस्ट आ गया था, बिल्कुल। बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ के आराम से उत्तर देना। नसीराबाद में क्रांति क्यों हुई थी? मेंस में भी सवाल आ जाए। नसीराबाद में क्रांति क्यों हुई थी? बिल्कुल, ये कभी आए सवाल तो आपको ये भी तो सोचने लायक चीज है ना, कि नसीराबाद के सैनिकों ने क्यों विद्रोह किया भाई? जो है विद्रोह कर रहे हैं 28 मई को, तो क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल देखो, मैं फटाफट में बताता हूं। नसीराबाद, एक तो अजमेर है, एक नसीराबाद है। अजमेर में पैट्रिक लॉरेंस बैठे हैं, राजस्थान के एजी जी अजमेर में बैठे। अजमेर के जस्ट पास में नसीराबाद है। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस को 9 मई को सूचना मिल गई थी। क्या सूचना मिल गई थी? कि मंगल पांडे साहब ने विद्रोह कर दिया है, मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है। 19 मई को सूचना मिल गई। 19 मई को पैट्रिक लॉरेंस को सूचना मिली। पैट्रिक लॉरेंस को डर लग गया कि यार राजस्थान में 6 बड़ी छावनियां हैं, और अगर मेरठ छावनी ने भारत में विद्रोह कर लिया तो ये 6 बड़ी छावनियों ने विद्रोह कर दिया तो। और पैट्रिक लॉरेंस को उसका सबसे बड़ा डर है नसीराबाद छावनी का, कि मेरे पास में जस्ट नसीराबाद छावनी है, अगर उसने विद्रोह कर दिया और उसने अजमेर में आक्रमण कर लिया तो अजमेर में बहुत बड़ा गोला बारूद रखा हुआ है। नसीराबाद में भी बहुत बड़ा गोला बारूद रखा गया था। तो पैट्रिक लॉरेंस ने काम किया कि नसीराबाद में एक 15वीं नेटिव इन्फेंट्री हुआ करती थी, एक सैनिक टुकड़ी होती थी जिसका नाम था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसमें बहुत सारे भारतीय थे। तो पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि 15वीं नेटिव इन्फेक्ट अगर सबसे पहले विद्रोह करेगी तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री करेगी, क्योंकि इसमें भारतीय सैनिक है। तो कहा कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है उसको नसीराबाद से अजमेर बुला दिया जाए। तो ऑर्डर पारित हो गए कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है वो नसीराबाद से अजमेर आ जाएगी। दूसरी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ में थी, उसको कहा कि आप वहीं रहोगे और आप जब भी विद्रोह होगा, क्योंकि उसमें बहुत से अंग्रेजों के वफादार सैनिक हुआ करते थे। एक तो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और एक बॉम्बे एक जो थी वो बॉम्बे लार्सन्स। बॉम्बे लार्सन्स जो थी वो भी सेना ऐसी थी, बम्बई लार्सन्स, वो भी अंग्रेजों की बड़ी वफादार मानी जाती है। और एक जो थी जिसमें भारतीय तोप खाने के सैनिक, 4 प्रकार की वहां पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री
30वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंबई लार्सन्स और भारतीय तोपखाने के सैनिक, ये 4 बड़े जो छावनियां थी वो वहां थी। इसमें 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कभी भी धोखा दे सकती थी, तो उनको कहा कि आप कहां आ जाओ, आपको जो है वहां भेज दिया जाए। अब ऐसे में दूसरा, उस समय बंबई, उस समय या दिल्ली से, बंगाल से बहुत सारे ऐसे साधु आए थे जो संदेश वाहक के रूप में माने जाते थे कि भाई 1857 की क्रांति से कमल और वो रोटी वगैरह जो संदेश वाहक चीन वगैरह लेकर आ रहे थे। तो ये कारण जो थे जिसके कारण जो है, अच्छा उन्होंने डीसा से 2 मेयर रेजिडेंट को भी बुला लिया था। ये कारण जो थे जो नसीराबाद में क्रांति होने के कारण रहे। तो मेरठ के विद्रोह से यहाँ सैनिकों में भावना जागृत हो गई, उसको नसीराबाद भेजने का निर्णय ले गया। बंगाल और दिल्ली से बहुत सारे चमड़ी वाले कारतूसों का प्रचार होने गया और भारतीय सैनिकों में गुप्त यूरोपियन सेना तोपखाने मंगवाए थे। यूरोपियन सेना एक तो डीसा से मंगवाई गई थी, है ना, वगैरह जो थे। तो ये कारण जो थे जिसका कारण 1857 की क्रांति नसीराबाद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, 8 सितंबर 1857 को आउवा युद्ध के संबंध में, आउवा का जो युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध, उसमें उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 25। आठ सितंबर वाला युद्ध जो है वो तो आप सबने किया होगा कि 8 सितंबर वाला युद्ध जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह और एजीजी लॉरेंस के मध्य नहीं लड़ा गया था। आपको सबको याद है, हा? याद है कि नहीं? 8 सितंबर वाला युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? 8 सितंबर वाला जो युद्ध है वो, ये जो आपके एजीजी लॉरेंस तो 18 वाले में आते हैं। 8 सितंबर वाला युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था बताओ? मैक मॉसन के मध्य, और मैक मॉसन तो वहां से भाग गया था हालांकि। तो वहां पर एक सिपाही को जो है मार दिया गया था। अनार सिंह का नाम सुना है? अनार सिंह को जो है, हाँ, अनार सिंह को मार दिया गया था। चलिए और जान दे। क्वेश्चन नंबर 26, यदि ये बड़ा शानदार कथन है, इस कथन को पढ़िए, ये आरबीएससी बोर्ड की बुक से जो है वो आपके लिया गया है। यदि 8 दिनों में हमारी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, यदि 8 सितंबर को हमारे परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिनिधि को बिठा दूंगा। मेवाड़ महाराणा के विरुद्ध यह घोषणा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बड़ा फेमस व्यक्ति है। केसरी सिंह जी का है, जो उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह जी जो थे ना, उनसे ये डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये कथन आरबीएससी बोर्ड में दे रखा है, कभी पूछा जाए, ध्यान रखना। यदि 8 दिनों में हमारी परंपरागत अधिकार की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिनिधि को बिठा दूंगा। यानी कि चित्तौड़ की गद्दी पर जो है मैं स्वरूप सिंह जी के किसी प्रतिनिधि को बिठा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27, 20 जनवरी 1858 को आहुआ विद्रोह को किस अधिकारी द्वारा दबाया गया? अच्छा सवाल है, बताओ जरा। हाँ, 8 सितंबर हितकोक, बिल्कुल लेफ्टिनेंट उसमें हितकोट था। 8 सितंबर वाला युद्ध जो था, बिठोड़ा पर जो युद्ध हुआ था, उसमें अनार सिंह सहित 76 व्यक्ति मारे गए थे। ये कर्नल होम्स थे, कर्नल होम्स को बुलाया गया था, फिर डीसा से बुलाया गया था कर्नल होम्स आए थे कुशाल सिंह जी को पकड़ने के लिए। चलिए अगला सवाल, राजस्थान मराठा क्रांति के समय कोटा में क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? बताओ जरा, आरबीएससी बोर्ड की किताबों के अकॉर्डिंग जो इसका उत्तर दो। ट्वेंटी एट। डिफरेंट तरीके के सवाल इसलिए बनाए क्योंकि राष्ट्र की क्रांति से सीधे सीधे सवाल सब बन गए, बहुत सारे एग्जामों में आ गए।
कभी ऐसे सवाल एग्जामिनर पूछने शुरू कर दे और आप ही रहे। बिल्कुल, मैं कोटा की पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको, ठीक है ना। कोटा माराव का मेजर बर्टन द्वारा कुछ अफसरों को पच्चीस कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप देने संबंधी सलाह। जयदयाल और मेहराब खान पठान का नाम सुना होगा कुछ अफसरों में, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के समय 27 मई 1857 को राजस्थान में किस रियासत के शासक द्वारा अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग देने के निर्देश दिए गए थे? बताओ जरा, ये आंसर दो तो माने आपको। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ये कह रहे हैं, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी सबको लेटर लिख रहे हैं कि अंग्रेज 1857 की क्रांति हो गई है, सभी जो मेरे ठिकानेदार है, मेरे सामंत है, कोई चुंडावत है, कोई जैसे आपके जो चुंडावत के अलावा जो भी सोलवे वगैरह जो उनके उमराव वगैरह थे, वो सारे जो ठिकानेदार है जो अलग अलग ठिकानों में बैठे हुए हैं, बनेड़ा, आपके भिंडर, है ना, आपके जो है केसरी सिंह जी जो थे वगैरह जो थे, कहा कि आप अंग्रेजों का सपोर्ट करोगे। मेवाड़ के महाराजा ने घोषणा की थी, ठीक है ना, मेवाड़ के महाराजा ने घोषणा की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 की क्रांति के समय रियासतों एवं क्रांतिकारी गतिविधियों के नेतृत्वकर्ताओं का मिलान करें कि धौलपुर में किसने किसका नेतृत्व, धौलपुर में कौन नेतृत्व करता था, टोंक में कौन थे, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, उत्तर दो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 30, आरबीएससी में दे रखा है आपके। अब इसमें क्या किया है कि सर ये रतन लाल का तो नाम नहीं सुना हमने। हाँ कोई नहीं, सैम है तो हाँ कोई नहीं, ठीक है। इसमें देखो, कोटा में मैं अगर जयदयाल और मेहराब खान पठान लिखता तो आप मान सकते थे ना। देख, कोटा में मैं जयदयाल और मेहराब खान पठान लिखता तो आप कहते हाँ सर यही है, लेकिन भाई और भी तो हमें दो चार नाम पता होना चाहिए ना। भाई भाई मान लो चार क्रांतिकारी थे, उसमें से दो आप भी थे और आपका नाम किताबों में है ही नहीं, या है कई किताबों में है जो बहुत डीप में, तो आपको दुख तो लगेगा कि यार मेरा नाम नहीं है। लेकिन आरबीएससी में तो रतन लाल है, क्योंकि आरबीएससी ने ढूंढा, राजस्थान सरकार ने ढूंढा, तो जिया दाल, एक तो जयदयाल अलग थे, जयदयाल, जिया लाल, मेहराब खान, रतन लाल, ये सभी जो क्रांतिकारी थे वो कोटा में थे, जयपुर में सादुल्ला था, ठीक है ना। कोई नहीं, आप उत्तर जानते हैं वो बहुत बड़ी बात है, उत्तर जानते हैं वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, उत्तर जानते हैं वो बहुत बड़ी बात है, ये याद रखना। मैं ये कहता हूं कि बस। लो अगला सवाल, 31वां, राजस्थान में 1857 की क्रांति में कोटा में क्रांति से संबंधित कथनों पर विचार करिए और कौन सा सही है, ठीक है ना। 31वां आंसर का उत्तर दीजिए।
अगला सवाल, मुझे लगता है ये डेट तो 15 अक्टूबर ही है ना, कोटा में तो 15 अक्टूबर ही डेट है। हाँ ले, अच्छा सैनिकों द्वारा क्रांति की गई, सैनिकों द्वारा क्रांति नहीं हुई थी कोटा में, हाँ। अच्छा ये वर्ड यहाँ पर इसलिए यहाँ कंफ्यूज किया हुआ है, 15 अक्टूबर को सैनिकों द्वारा क्रांति की शुरुआत हुई गई थी। हाँ कोटा के सैनिक ही थे उसमें तो, हाँ कोटा के सैनिक ही थे उसमें, 2 अफसर और थे, तो ये सभी कथन सही है, ये सभी कथन सही है, एक्चुअली ये सभी कथन सही है, क्योंकि उसमें जो है ये 15 अक्टूबर 1857 को सैनिक भी थे कोटा में और अफसर भी थे, ठीक है ना। अच्छा 6 मंथ है, हाँ। अच्छा इसका आंसर सी है, 1 2 4 5, हाँ 1 2 4 5 इसका उत्तर है ना। इसका आंसर ये होगा 1 2 4 5, इसका आंसर सी है, ठीक है ना, इसका आंसर सी है, हाँ कंफ्यूजन में नहीं है ना, टाइपिंग वो आंसर है। 15 अक्टूबर को सदा को सैनिक और अफसर भी थे दोनों सही है, क्रांति का नेता जयद्रथ दूसरा भी सही है। कोटा महाराज संधि पर हस्ताक्षर में बिल्कुल सही, कोटा में मेजर बटन की हत्या करते कि ये भी सही है, ये 9 माह तक नहीं था, 6 माह तक था, है ना, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अच्छा उत्तर तो फिर मैंने सही दिया, सी तो दिया है ना, 31 का आंसर सी तो दिया है मैंने, सही है, ऑप्शन तो सही है, मैंने तो सही किया, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ। 31 का सही दी, सही है, हाँ मैंने कहा बी तो टिक करके पोल में नहीं दिया गया, मेरे को ये टेंशन था, मैंने कहा बी में, है ना, सही दिया है पोल, सही है सही है। 1857 की क्रांति में कोटा को विद्रोह की अंग्रेज द्वारा दबाया गया था, बताओ जरा इसका आंसर। बताओ जरा, आरबीएससी की किताब में दे रखा है। 32 तक पहुंच गए, 8 क्वेश्चन और है, 8 ही क्वेश्चन है और ज्यादा नहीं है, 8 ही क्वेश्चन है, मेजर एच बी रॉबर्ट्स द्वारा। अच्छा मेरे पास, अच्छा मैंने जो राजस्थान बोर्ड के जो नोट्स बनवाए थे, जो राजस्थान बोर्ड की किताबों के हैंड रिटन नोट्स है, वो आप सबके पास में है, टेलीग्राम में मैंने शेयर किए थे, जो ये किताब पढ़ना नहीं चाहते कि सर मैं तो ये किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ सकता हूं, तो मैं, मुझे तो आपके नोट्स दे दो जो आरबीएससी के बनाए थे, तो वो उससे भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी अभी 3rd ग्रेड में भी सवाल, जो आपके 2nd ग्रेड जो किताब एग्जाम हुआ था राजस्थान बोर्ड का, हालांकि पेपर लीक हो गया, तो उसमें भी आप देखोगे तो सवाल आए थे, है ना, टेलीग्राम में जो है मैंने भेजे भी थे टेलीग्राम में, और यहाँ पर भी मैं अटैच कर दूंगा, कल मैं आऊंगा टेस्ट लेने के लिए तो अटैच कर दूंगा, तो अटैच में आप पीडीएफ को डाउनलोड करना नहीं यहीं से, अगर किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये मेजर एच वी रॉबर्ट्स द्वारा दबाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दो, फटाफट में आंसर 33 का। इस बहाने क्या है कि कुछ कहानी मैंने ऐड की है, कुछ आप पढ़कर आए हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो पढ़कर आए ना, और आप जो टेस्ट दे रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपने एक चैप्टर राजस्थान बोर्ड का कंप्लीट कर लिया, 9 दिन बैठ गए तो ये 8 9 चैप्टर है पूरे, एक किताब पूरी हो जाएगी, बहुत बड़ा हेडेक हमारा खत्म हो जाएगा, जिसमें से सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना। धौलपुर रियासत, इसका 33 का आंसर क्या, धौलपुर रियासत। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, जो कभी एग्जाम में आ जाए तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। आजकल ऐसे सवाल किताबों से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जयपुर में मुगल सम्राट के साथ मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचने वाले कृष्ण क्रांतिकारी को जयपुर महाराजा द्वारा कारागार में डाल दिया था। यह फैक्ट केवल राजस्थान बोर्ड की किताब में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है।
जो आरबीएससी की किताब है उसमें ये है फैक्ट, है ना, 35 में, बाकी जगह नहीं है। ये सवाल भी कभी एग्जामिनर के हाथ में पड़ गया तो आ जाएगा ये सवाल, क्योंकि बोर्ड की किताब में है। एक को तो मृत्युदंड दे दिया गया था, एक को कारागार में डाल गया था। मृत्युदंड किसको दिया गया था, कारागार में किसको डाला है, ऐसा था ना जयपुर में। हाँ, कल 11 बजे मिलने वाले हैं, ठीक है ना, कल 11 बजे भी मिलने वाला है। एक को निर्वासित कर, सादुल्ला खां को तो निर्वासित कर दिया गया था, हाँ निर्वासित था, सादुल्ला खां को तो निर्वासित कर दिया गया था, और सादुल्ला खां को तो निर्वासित कर दिया गया था, और आपके जो ये नवाब विलायत खां थे उनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है ना। ये दोनों क्रांतिकारी जयपुर के माने जाते हैं, नवाब विलायत खां, सादुल्ला खां, एक का नाम, एक दो का नाम आता है, लेकिन दोनों का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, कभी पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 36, ये तो और इजी है। आप अगर कहोगे तो यूट्यूब पर अगर 1857 की क्रांति की क्लास लेनी है या यहाँ पर तो ले लेंगे, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं, और डिटेल में देखना हो। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 अच्छा सवाल है, आरबीएससी बोर्ड की किताब से है। ये सारे सवाल आरबीएससी बोर्ड की किताब से है ना। लो अगला सवाल लो, उत्तर मिल गया होगा। हाँ, 37 का, 37 का ए आंसर है, ए, नाना साहब और आऊआ ठाकुर कुशाल सिंह जी, ठीक है ना। नाना साहब और आऊआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी, आंसर ए इज राइट, ए इज राइट, ठीक है ना, ए इज राइट। अगला सवाल, राजस्थान की किस रियासत के शासक द्वारा 1857 के समय रियासतों के संगठन निर्माण संबंधी शासकों के साथ पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागज ब्रिटिश अधिकारी को सौंप दिए थे? ये भी एक अच्छा सवाल है, वही शासक है। अब ये क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के रियासतों के जो राजा थे उनके मध्य पत्र व्यवहार हो रहे थे कि क्या करना है, कोई संगठन बनाना है, सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये सारे गुप्त पत्र व्यवहार हुआ करते थे, गुप्त पत्र व्यवहार हुआ करते थे। लेकिन मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने ये सारे गुप्त पत्र व्यवहार हुए थे कि भाई राजाओं के मध्य क्या क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, तो वो मेवाड़ के महाराणा ने अंग्रेजों को सौंप दिए। एक तो मेवाड़ के महाराणा ही थे जिन्होंने अपने सभी सामंतों को पत्र लिखे थे कि भाई आपको अंग्रेजों का सपोर्ट करना है और इसके लिए एक संगठन निर्माण करेंगे, और उनकी रियासतों के साथ में भी डिस्कशन हो रहा था। तो सारे अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने पढ़ा कि अरे वाह क्या डिस्कशन कर रहे हो आप लोग, राजा लोग मिलकर जो है। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी थे। बताओ जरा इसका आंसर है। 1800 क्रांति की असफलता के कारणों में सही कथनों पर विचार कीजिए, अकॉर्डिंग टू आरबीएससी बुक, जिसको क्लेम किया जा सकता है कोर्ट में, उसी के अकॉर्डिंग मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको। 39, ठीक है। मैंने इस चैप्टर में वो चीजें आपसे पूछने की कोशिश की है जिसको आप थोड़ा इग्नोर कर लेते हो। भाई नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ, कोटा में विद्रोह कब हुआ, नीमच में कब हुआ, तो 3 जून 28 जून आपको सबको याद है, 15 अक्टूबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये तीनों कथन सही है। राजस्थानी राजा द्वारा अंग्रेजों के प्रति झुकने की नीति, झुके ही नहीं रहते, अड़ीग रहते। मेवाड़, मारवाड़ आदि देश तात्या को बाहर से कोई व्यक्ति आया अंग्रेजों का विरोध करने तो उसको सपोर्ट नहीं दिया गया। राजस्थान में क्रांतिकारियों को केंद्रीय संगठन या नेतृत्व का अभाव था। ये तीनों कथन जो है ये राजस्थान में असफलता, और भी थे, लेकिन मैंने सवाल वो बनाए हैं जो ये 40वां क्वेश्चन आपका लास्ट, असफलता के परिणामों पर जो है विचार करिए, करो विचार 40 और पढ़ो और इसका उत्तर दो। क्या परिणाम हुए 1800 क्रांति के? आरबीएससी की बुक का ये चैप्टर पढ़ना वापिस, और सबको जो उपरोक्त सभी लग रहा है उसमें आपको पता लग जाएगा कि उपरोक्त सभी नहीं है। ठीक है ना? तो पहले तो मैं आपको लीडर बोर्ड बता देता हूँ, फिर मैं आपसे बातचीत करता हूँ। लीडर है कि देखो नंबर 1 पर जो है संगीता है, उन्होंने 40 में से 32 सही दिए हैं। और दूसरे पे एडवोकेट, पूरा नाम नहीं आ रहा है, एडवोकेट बी, उन्होंने 40 में से 30 सही किए। तीसरे नंबर पर अंजू है जिन्होंने 40 में से 28 है। फिर चौथे नंबर पर पूजा है, पांचवें नंबर पर शिवलाल है, छठे नंबर पर राजकुमार है, सातवें नंबर पर कमांडो जे, मतलब 8वें नंबर पर भरत है, 9वें नंबर पर जसप्रीत है और 10वें नंबर पर दीपक है। ठीक है ना? रैंक दिखी क्या ये? ठीक है, जुजार कमांडो, ओके। तो ये जो है आपकी लीडर बोर्ड है। और एक चीज और कि अभी दिख रहा है, देखो अभी वापस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, एक चीज और है, अभी ये तो वैसे लंबा हो गया है अपना पोर्शन। अगर आप कहे तो मैं 1857 की क्रांति की क्लास ले लेता हूँ, अगर, हालांकि ये, अच्छा क्लास लेने की भी क्या जरूरत है, मैं ये कहता हूँ 1857 की जो ये आरबीएससी की किताब जो है उसको तो मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, पहला चैप्टर पूरा यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, आपने देखा। अगर आप कहो कि सर उस आरबीएससी की बुक के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कहानियों के साथ मिलकर आप पढ़ा सकते हो, ऐसी क्लास लेनी है तो और अपन ले सकते हैं कि भाई राजस्थान बोर्ड की किताब का तो मैटर है ही है, लेकिन और थोड़ा डिटेल में कहानियों के रूप में मजेदार तरीके से अगर वो सीरीज शुरू करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और उसकी मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में तो जरूरत नहीं है, मैं गोल गप्पेबाजी के लिए आ जाऊं और आपको सुनकर मजा लगे कि भाई हाँ सर मजा लेना है, हिस्ट्री पढ़ना तो नहीं है, तो फिर वो कहानी शुरू करूंगा। तो ऐसी कहानियां बहुत सारी है जिसमें डिटेल में जाकर चीजें बात की जा सकती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम कम रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना? अपने को तो एग्जाम क्लियर करना है, और एग्जाम क्लियर करने के लिए जो राजस्थान बोर्ड की किताबों में लिखा गया है वो अगर हमें पता है तो हमारा काम हो जाएगा। या आपके पास में और किसी कोचिंग के नोट्स होंगे, आप लक्ष्य पढ़ रहे होंगे, उनको मिलाकर आप काम कर रहे हो, आपका काम हो गया। अब मैं 1800 की क्रांति पर मान लीजिए 3 घंटे का टाइम अगर मैं एक क्लास लूं और जिसमें मैं बहुत सारी डिटेल में ऐसी ऐसी चीजें लेके आऊं, ऐसे, लेकिन उससे हमारा एग्जाम नहीं, एग्जाम का क्या लेना है? जो चीज एग्जाम के लिए मैं नहीं करूंगा ऑनेस्टली, भले मेरे व्यूज आएंगे उस पर, किसी आम व्यक्ति के हाथ में भी वो क्लास जो है वो चली जाएगी ना। ये पीडीएफ पे आप टेस्ट की यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, इसके पीछे आंसर दे रखे हैं। ठीक है ना? तो किसी के हाथ में क्लास लिए उनको मजा आएगा कि भाई अच्छा पढ़ा रहे हो कहानी के रूप में, लेकिन समझ रहे हो, कभी लेनी होगी तो कभी ऐसा कि सर ले लो यार मजा आ जाएगा, आप सुन लेंगे, एग्जाम का तो पता नहीं कब है क्या है, एक बार ले लो, तो कभी इस जोन में चले गए तो ले लेंगे। कल का टॉपिक इसका दूसरा चैप्टर, राजस्थान बोर्ड की जो क्लास 9th पढ़ रहे हैं उसका दूसरे चैप्टर का कल टेस्ट है 11 बजे इसी टाइम पर। ठीक है, राजस्थान बोर्ड की क्लास 9th जो पढ़ रहे हो उसका दूसरा चैप्टर जो है उसका कल टेस्ट है। सब लोग रेडी है ना? मैं आ जाऊंगा। जो भी महानुभाव पधारे आप सभी का आभार। राजस्थान पॉलिटी की किताब जो है ईओआरओ के लिए पॉलिटी तो पढ़ा ही रहा हूँ, राजस्थान पॉलिटी जो है संडे को क्लास है उसकी, राजस्थान पॉलिटी की अगले टॉपिक की, राजस्थान पॉलिटी की जैसे क्लास हो जाएगी उसके बाद इंडिया पॉलिटी की क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि कईयों का ये था कि भाई सब्जेक्ट शुरू है तो आप समाप्त भी करो, तो राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो यूट्यूब ईओआरओ की क्लास हो ही रही है, राजस्थान पॉलिटी की क्लास हो जाएगी,
कंप्लीट। उसके बाद में अपन जो है एक तरफ तो इकोनॉमिक सर्वे आपका शुरू करेंगे आरएस वालों के लिए, और दूसरी तरफ जो है नया आ जाएगा सर्वे बजट वगैरह हो, और दूसरी तरफ अपन इंडिया की पॉलिटी शुरू कर देंगे, ठीक है। और अभी मैंने राजस्थान के जो जीके है, राजस्थान का जो जीके का पोर्शन है, उस जीके के पोर्शन में जो आरपीएससी ने 44 पेपर आयोजित करवाए थे, उसमें राजस्थान के जो जो भी सवाल है उनके व्याख्या सहित जो है एक बुक बनाई है, कंपाइलेशन करवाया है, और 25 जून से वो बाजार में उपलब्ध है। उसमें आप आरपीएससी ने जो उसमें इंडिया जीके की अलग बनाई है, राजस्थान जीके की अलग बनाई है, तो उसमें आप जो है ऑथेंटिक की से उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे दे रखा है, 44 है, और तकरीबन तकरीबन आपके जो है 2025 सवाल जो है वो आपके उसमें एक बार निकल जाएंगे चीजों से। तो उस किताब को आप ले सकते हो, मैंने टेलीग्राम में उसका जो है और डाउनलोड वो जो है फोटो भी भेजा था, ठीक है ना। तो राजस्थान पॉलिटी की किताब जो है वो 3-4 दिन जो है वो फाइनल स्टेज में है, और 3-4 दिन में जो है वो आ जाएगी राजस्थान पॉलिटी की किताब, ठीक है। तो आप सभी का आभार आज पधारने के लिए, और मिलते हैं कल फिर 11 बजे। और आप कहोगे तो उसका डिस्कशन भी करना है कि 1857 की क्रांति सर एक बार हमें पढ़ा लो, जो आरबीएससी बोर्ड की किताब है, तो वो यूट्यूब पर मैंने पढ़ाई है, उसका मैं लिंक भेज दूंगा, ये चैप्टर पूरा मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।